हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर डिविडेंड। चैप्टर डिविडेंड तो मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ। चैप्टर का पूरा नाम होगा डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये चैप्टर कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें सेक्शंस कवर होते हैं 123 से लेकर सेक्शन नंबर 127 तक। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पढ़ने में मज़ा आएगा। बहुत बातें हैं जो समझने वाली हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स हैं। प्लस आप लोगों ने कुछ चीज़ें अकाउंट्स करते वक्त भी पढ़ी होंगी विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड, तो ऐसी चीज़ों को भी हम टेकअप करेंगे जिस पे आपकी प्रायर नॉलेज होगी। बताता हूँ आप लोगों को इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। चैप्टर शुरू होगा सेक्शन नंबर 123 पे और ख़त्म होगा सेक्शन नंबर 127 पर। साथ में हम इसमें करेंगे रूल्स। तो रूल्स का नाम होगा कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014। रूल्स में बहुत ज़्यादा हमें रूल पढ़ने को नहीं मिलेंगे। एक रूल 3 होगा जो काम का रूल होगा, दैट्स ऑल। रूल 3 कह लीजिए, और ये हम सेक्शंस पढ़ेंगे, 5 सेक्शंस हो जाएंगे। इन सेक्शंस को हम पढ़ना शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन देता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ डिविडेंड को लेकर। कई सारे वर्ड्स आते हैं, हम तो सही टेक्नोलॉजी पहले यूज़ करें, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कहते हैं डिविडेंड के लिए एक वर्ड यूज़ होता है कि डिविडेंड को किया जाता है रिकमेंड, या हम कहते हैं डिविडेंड के लिए एक वर्ड और यूज़ होता है प्रपोज किया जाता है। एक वर्ड यूज़ होता है डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाता है। डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा, डिविडेंड पे किया जाएगा। अब ये सारे वर्ड्स का मतलब शायद आप लोगों को पता भी हो, लेकिन बेटर है थोड़ा सा ब्रीफली मैं डिस्कस कर लूँ। सबसे पहली चीज़ पे लेते हैं डिविडेंड। अगर मैं वर्ड बोलता हूँ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय, तो हमारा आंसर क्या होगा? डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय डैश। तो यहाँ मैं डैश में क्या भरूंगा? डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय, सपोज पहली ऑप्शन आपको दे देता हूँ, क्या डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर हम कहेंगे डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय मेंबर्स। दो में से एक आंसर तो सही है। चलिए जी, अब कौन सा आंसर सही है ये कैसे पता चलेगा? एक तो होती है चीज़ याद कर लिया जाए, एक है कोई लॉजिक लगाया जाए, कोई कंसेप्ट अप्लाई किया जाए और फिर इसका आंसर दिया जाए। चलिए जी, एक कंसेप्ट को लेते हैं। अगर आप एक बात सोचें, आप लोगों ने पक्का ऐसी बात सुनी होगी कि सपोजिंगली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं जी हम चाहते हैं कि 10% का डिविडेंड दिया जाए, तो क्या मेंबर्स इस 10% के डिविडेंड की बात को इंक्रीज करके क्या 15% कर सकते हैं? कि बोर्ड कहता है 10% का डिविडेंड दिया जाए और मेंबर्स चाहते हैं 15% हो। क्या ये बात पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? तो शायद ये सबको आइडिया होता है कि पॉसिबल नहीं है कि मेंबर्स रेट ऑफ डिविडेंड को इंक्रीज कर पाएँ। पर क्या मेंबर्स ये कह सकते हैं कि अगर बोर्ड कहता है 10% तो मेंबर्स भी कहें 10%, या फिर मेंबर्स कहें सपोजिंगली बोर्ड कहता है 10% और मेंबर्स कहते हैं नहीं जी 8%? क्या ये दोनों केसेस पॉसिबल हैं? से मैंने नंबर दे दिया 1 2 3। 1 तो पॉसिबल नहीं है, ये हमने सुना हुआ होता है कि मेंबर्स कभी भी डिविडेंड को बढ़ा नहीं सकते, डिविडेंड का रेट इंक्रीज नहीं कर सकते। पर क्या ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं? मैं कहूँगा बिल्कुल ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। अब आप एक चीज़ देखिएगा, अगर मैं कहता हूँ, आप सोचिए बोर्ड ने 10% का डिविडेंड बोला, मैंने जब आपको कहा था 10% बोला, तो ये 10% क्या था? बोर्ड ने क्या किया है? मैं कहूँगा बोर्ड ने किया था ये डिविडेंड प्रपोज। यहाँ तो आप वर्ड बोलोगे ये डिविडेंड था बोर्ड द्वारा 10% प्रपोज, या आप कह दोगे ये था रिकमेंडेड। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। तो बोर्ड ने रिकमेंड किया था, यहाँ तो रिकमेंडेड, या फिर था ये प्रपोज। और मेंबर्स जो आप बोलते हो उसे हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं मेंबर्स आपने क्या किया है? डिक्लेयर किया है। पर मेंबर्स आप डिक्लेयर कर सकते हो या तो उतना ही रेट जो बोर्ड ने प्रपोज किया था या उससे कम। आप कभी भी डिविडेंड के रेट को बढ़ा नहीं सकते। अब ये बात कहाँ पर लिखी हुई है? ये चीज़ हमें किसी भी सेक्शन में लिखी हुई नहीं मिलती। अगर हम देखें ये हमें कहाँ पे लिखा मिलेगा? ये हमें लिखा मिलेगा रेगुलेशन नंबर 80 ऑफ टेबल एफ में। और टेबल एफ के रेगुलेशंस किस कंपनी को अप्लाई होते हैं? ये अप्लाई होते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो आप, और आपके लिए रेगुलेशन 80 क्या चीज़ बोलेगा? मेंबर्स आप कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो? आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो या तो उतना जितना कि बोर्ड ने प्रपोज किया, 10% बोर्ड ने प्रपोज किया, बोर्ड ने रिकमेंड किया, आप भी 10% डिक्लेयर कर सकते हो, या मेंबर्स आप इस 10% को कम कर सकते हो, पर आप इसे बढ़ा नहीं कर सकते, इंक्रीज नहीं कर सकते रेट ऑफ डिविडेंड। एक चीज़ को और हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। हम एक चीज़ बोलते हैं कि जब कंपनी की एजीएम होती है तो इस एजीएम में कुछ होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। कितने बिजनेस ऑर्डिनरी होते हैं? तो 4 बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। इसमें से एक बिजनेस होता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अगर आप उसमें वर्ड्स को देखोगे तो वर्ड्स आते हैं डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। और हमें ये बात पता है ये ऑर्डिनरी बिजनेस कहाँ पर होते हैं? एजीएम में होते हैं। एजीएम किसकी मीटिंग है? मेंबर्स की मीटिंग है।
सो सिंपल सी एक बात आई, जब ये मीटिंग ऑफ मेंबर्स है और मीटिंग ऑफ मेंबर्स में ही ये 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं जिसमें से एक है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो इससे भी पता चल जाता है कि डिविडेंड डिक्लेयर कहाँ पर होता है, मेंबर्स की मीटिंग में होता है, कहाँ पर, एजीएम में। अब हमें इससे मालूम चल गया डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड करना किसका काम है, मेंबर्स का काम है। सो मैंने यहाँ पर वर्ड्स लिखे थे, अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को भी इकट्ठा कर दूं, मैं कहूँ रिकमेंड किया जाता है, प्रपोज किया जाता है, ये कौन करता है, ये करता है बोर्ड। और अगर बात बोली जाए डिक्लेयर, डिक्लेयर कौन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं मेंबर्स। अगली चीज, जब भी हम बोलेंगे डिविडेंड पे किया गया तो मैं कहूंगा ये पे किया गया बाय कंपनी, और कंपनी के बिहाफ पर सारा काम किसने किया होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने या तो खुद किया होगा या डेलीगेट किया होगा। और पे करने में मेन बात क्या आएगी, डिविडेंड के चेक्स बनाए जाएंगे। अगर कंपनी के मान लेते हैं शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, सपोज 10 लाख शेयर होल्डर्स हैं, तो इन 10 लाख शेयर होल्डर्स के नाम के चेक्स बनेंगे और उन चेक्स को डिस्पैच किया जाएगा। ये सारा काम कौन करेगा, हम कहेंगे कंपनी करेगी। और कंपनी के बिहाफ पे काम कौन करेगा, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप करोगे या फिर आप इस काम को आगे किसी अपने एम्प्लॉइज ऑफिसर्स को कर दोगे डेलीगेट। तो बेटर वर्ड ये है, हम लिखें डिविडेंड इज पेड बाय कंपनी। तो कंक्लूजन्स लिख लें, डिविडेंड इज प्रपोज्ड और रिकमेंडेड बाय द बोर्ड, डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय मेंबर्स एंड डिविडेंड इज पेड बाय कंपनी। अब 3 स्टेजेस हो गई। अगर मैं बोलूँ ये जो पहली है इसे मैं बोल देता हूँ ये स्टेज नंबर 1 हो गई, रिकमेंड करना, प्रपोज करना। ये स्टेज नंबर 2 हो गई, डिक्लेयर कर किया जाना डिविडेंड का। और ये स्टेज नंबर 3 हो गई, डिविडेंड को पे किया जाना। अब एक सिचुएशन, अगर मान लेते हैं बोर्ड रिकमेंड ही ना करे डिविडेंड, तो क्या मेंबर्स डिक्लेयर कर पाएंगे, आंसर इज नो। रीजन मीन, अगर हम कहते हैं रिकमेंड ही नहीं हुआ तो उस बात के लिए डिसीजन कैसे होगा, तो तभी मेंबर्स आप डिक्लेयर कर पाते हो जब पहले बोर्ड ने इसे रिकमेंड किया हो। चलिए, अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो क्या पे जरूर होगा, इसके लिए हम एक सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन का नंबर होगा 127, जो सेक्शन कहता है अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो जिस दिन डिक्लेयर हुआ उसके अगले 30 डेज के अंदर अंदर आपको डिविडेंड पे करना जरूरी है। ऑल्दो इस सेक्शन 127 में हमें एक्सेप्शंस भी पढ़ने को मिलेंगी, 5 एक्सेप्शंस। उन 5 एक्सेप्शंस का मतलब क्या होगा कि अब 30 डेज की टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगी। लेकिन अगर अभी हम 5 एक्सेप्शंस की बात ना करें तो क्या चीज बोलेंगे, सेक्शन 127 कहता है जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी आपको इसे जरूर पे करना ही करना है। वेल, अब आते हैं कुछ और छोटे छोटे कंसेप्ट्स को मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। अभी हमने बोला डिविडेंड के लिए 3 स्टेजेस, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो वो क्या हो गई। सबसे पहली स्टेज हो गई कि डिविडेंड को किया गया प्रपोज, तो प्रपोज या फिर हमने कहा रिकमेंड। दूसरी स्टेज हो गई जिसमें डिविडेंड डिक्लेयर किया, डिक्लेयर्ड। और तीसरी स्टेज हो गई डिविडेंड इज पेड, पेड बाय कंपनी, डिक्लेयर्ड बाय मेंबर्स। एंड जो पहली स्टेज है वो हो गई प्रपोज्ड और रिकमेंडेड बाय बोर्ड। यहाँ भी मैं वर्ड्स को पूरा लिख देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये पी और आर क्या है। सो पी से हमने बोला प्रपोज, डिविडेंड प्रपोज हुआ, यहाँ हमने बोल दिया डिविडेंड हुआ रिकमेंड, तो रिकमेंडेड। वेल, ये 3 स्टेजेस जो मैंने आपको बोली हैं, ये 3 स्टेजेस को हम समझ चुके हैं। अब मैं एक सिचुएशन और रखता हूँ, मैंने इसी चीज़ को फिर से कॉपी पेस्ट किया और मैंने कहा मान लेते हैं हम एक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, अब जिसे हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। ये इंटरिम डिविडेंड क्या है, इसके बारे में हमने बाद में बहुत डिटेल में पढ़ना है, बस अभी आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जो हम पढ़ेंगे इसके लिए तो एक सेक्शन हम पढ़ेंगे 123, उस सेक्शन का सब सेक्शन नंबर 3 होगा जिसमें इंटरिम डिविडेंड की सारी बात लिखी होगी। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, वो डिविडेंड जो कि प्रपोज भी आप ही करते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिक्लेयर भी आप ही करते हो। इसका मतलब अगर इंटरिम डिविडेंड की बात है तो हम कहते हैं उसमें ये स्टेज नंबर 2 आती ही नहीं है। सिंपली आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बोर्ड मीटिंग करते हो, आप उस बोर्ड मीटिंग में सीधा डिक्लेयर कर देते हो। तो हम कहेंगे अगर इंटरिम डिविडेंड है तो हम इस सेकंड स्टेज को कट कर देंगे, हम कहेंगे जो पहली स्टेज है इसमें बोर्ड आप ही डिसीजन लेते हो कि इंटरिम डिविडेंड दिया जाए या ना दिया जाए। इससे हम वर्ड्स ले आते हैं इंटरिम डिविडेंड के लिए, इट इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड, और इससे मेंबर्स की बात ही नहीं आती। तो स्टेज नंबर 3 से रह जाएगी स्टेज नंबर 2, इट इज पेड बाय कंपनी। तो डिविडेंड 2 तरीके के हो गए, एक अभी मैंने इंटरिम डिविडेंड की बात की। अगर इंटरिम डिविडेंड होगा तो हम कहेंगे 2 स्टेजेस रह जाएंगी। पहली स्टेज जिसमें बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर कर दोगे आप बोर्ड इस इंटरिम डिविडेंड को, और दूसरी स्टेज होगी कि अब जो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वो पे किया जाएगा। पे करने के लिए मैंने आपको एक सेक्शन बताया था, वो सेक्शन तो हमेशा अप्लाई होगा चाहे इंटरिम डिविडेंड हो चाहे इंटरिम डिविडेंड ना हो। तो यहाँ भी कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, 127, जो कहता है कि जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होगा नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर पे जरूर होगा। अब अगर बोला जाए जो 3 स्टेजेस थी, ये 3 स्टेजेस क्या मैंने इंटरिम डिविडेंड के लिए आपको बताई थी, बिल्कुल नहीं, ये इंटरिम डिविडेंड के लिए नहीं थी। तो फिर ये किस डिविडेंड के लिए थी, ये थी फाइनल डिविडेंड के लिए।
फाइनल डिविडेंड कौन प्रपोज करेगा, रिकमेंड करेगा, बोर्ड करेगा। डिक्लेयर कौन करेंगे, मेंबर्स, और पे करेगी कंपनी। इंटरिम डिविडेंड होगा तुम कहेंगे बोर्ड आप डिक्लेयर करोगे, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं आएगी, मेंबर्स की मीटिंग बुलाओ और अब आप पे करोगे कंपनी। इंटरिम डिविडेंड की बात अभी हम नहीं करेंगे, इस सेक्शन को हम बाद में पढ़ेंगे। मैं जब आपको सेक्शन 123 करवाऊंगा तो भी इसे पेंडिंग रखूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा हम काफ़ी कंसेप्ट सीख लें डिविडेंड के और उसी के बाद में हम इस इंटरिम डिविडेंड के कंसेप्ट पर आएँ। चलिए अब देखते हैं हमने जो चीज़ें पढ़नी है, मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगा। तो जो डिविडेंड के चैप्टर का पहला सेक्शन है वो है 123। हम इस सेक्शन से शुरू करेंगे पढ़ना। इस सेक्शन में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे उसका पहले आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। पहली चीज़ तो हम इसमें पढ़ेंगे, वर्ड आएगा प्रॉफिट्स, कि डिविडेंड जब भी दिया जाएगा तो किस में से दिया जाएगा, प्रॉफिट्स में से दिया जाएगा। ये बात आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी कि डिविडेंड क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब प्रॉफिट का बंटवारा। तो जब डिविडेंड वर्ड का मतलब ही है प्रॉफिट का बंटवारा, ऑल्दो ये डिविडेंड की डेफिनेशन नहीं है, मैंने जो भी आपको बोला है मैंने इसे बोला है मीनिंग। लॉ मेकर्स ने तो बड़ी अलग सी एक डेफिनेशन बनाई है, तो अभी मैं आप लोगों के साथ डेफिनेशन नहीं कर रहा हूँ डिविडेंड की, इस डेफिनेशन को मैं रख रहा हूँ पेंडिंग, आप लोगों को बाद में करवाऊंगा। उस समय करवाऊंगा ये डेफिनेशन जिस समय मैंने आपको इंटरिम डिविडेंड कराना होगा। अभी मैंने आपको इंटरिम डिविडेंड नहीं कराना, तो मैं कहूंगा मीनिंग कर लेते हैं सिंपल शब्दों में। डिविडेंड का मतलब क्या है, हम क्या समझेंगे, हम कहेंगे डिविडेंड का मतलब है प्रॉफिट का बंटवारा, और बंटवारे के लिए हम वर्ड बोल देते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट्स हुए हैं तो ये प्रॉफिट्स बांटे जा सकते हैं, किस नाम से बांटे जाएंगे, डिविडेंड के नाम से। और किसको मिलेगा डिविडेंड, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स, मेंबर्स हैं, उन्हें मिलेगा ये डिविडेंड। वेल, अब आती है बात, ये प्रॉफिट्स का मतलब क्या होगा। तो हम कहेंगे प्रॉफिट्स के लिए हमें एक क्वेश्चन जो देखना होगा वो होगा, क्या ये प्रॉफिट्स हम लेंगे बिफोर डेप्रिसिएशन या हम प्रॉफिट्स लेंगे आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो लॉ मेकर्स ने बहुत क्लियरली लिखा है कि ये प्रॉफिट्स का मतलब होगा आफ्टर डेप्रिसिएशन। कभी भी आप बिफोर डेप्रिसिएशन वाले प्रॉफिट्स को यूज नहीं करोगे जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करने की बात आएगी। तो अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो, ₹40 करोड़ सपोजिंगली आपको बताया जाता है कि प्रॉफिट्स हैं और ये प्रॉफिट्स हैं बिफोर डेप्रिसिएशन, इतनी बात बताई गई, और आपको अलग से एक फिगर दे दी कि ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट है। मान लेते हैं कोई ₹7 करोड़ है डेप्रिसिएशन का अमाउंट, और आपसे पूछा जाता है कि बताओ कितना डिविडेंड दिया जा सकता है, मैक्सिमम डिविडेंड। तो हमें बताना है मैक्सिमम डिविडेंड कितना होगा। हम कहेंगे मैक्सिमम डिविडेंड जो कंपनी अब दे पाएगी 40 करोड़ से नहीं दे सकती, क्योंकि बिफोर डेप्रिसिएशन था, तो डेप्रिसिएशन को लेस किया जाएगा। हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो फिगर आ जाएगी हमारे पास 33 करोड़। 33 करोड़ से ज़्यादा डिविडेंड आप नहीं दे सकते, 33 करोड़ या इससे कम दे सकते हो। तो एक तो चीज़ हमने सीख ली, जब भी प्रॉफिट देखेगा तो देखेगा आफ्टर डेप्रिसिएशन। अब बात आएगी डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा। तो हम कहेंगे भाई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का काम तो हम नहीं करेंगे लॉ पढ़ते वक्त, ये चीज़ तो आप कब करोगे, आप कहोगे अकाउंट्स पढ़ते वक्त आप इसे पढ़ोगे, या मे बी आप ऑडिट पढ़ते वक्त इसे सीखोगे। लेकिन हम तो यहाँ पर बस एक सिंपल सी बात बोल देंगे, डेप्रिसिएशन के लिए लॉ मेकर्स ने कहा हमने एक शेड्यूल बनाया हुआ है, उस शेड्यूल के तहत आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लोगे। शेड्यूल का नंबर हमें ज़रूर याद रखना है, शेड्यूल नंबर 2, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा बात लॉ में कवर होगी ही नहीं, इसलिए मैं भी डिस्कस नहीं करूँगा। सो प्रॉफिट्स होंगे कैसे, आफ्टर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, एज पर द प्रोविजंस कंटेन्ड इन शेड्यूल 2। चलिए अब आते हैं इस वर्ड प्रॉफिट्स पे, और सोच विचार करना है हमने कि प्रॉफिट्स वर्ड का मतलब क्या होगा। चलिए जी प्रॉफिट्स वर्ड को देखते हैं। वैसे तो हमें लगेगा सिंपल सी बात है भाई, प्रॉफिट्स का मतलब तो प्रॉफिट्स ही होता है, पर हम कहेंगे यहाँ पर कुछ सोच विचार करने की आवश्यकता है। सपोजिंगली आपको एक बात बताई जाती है कि ये एक कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं कि डिविडेंड देने की बात है। अब जब भी मैं कोई डेट्स या कोई ईयर लेता हूं तो कोई हाइपोथेटिकल ईयर्स भी ले लेता हूं, कभी बहुत पुराने भी ले लेता हूं, कभी फ्यूचर के भी ले लेता हूं। सपोजिंगली आपको बोला गया ये फाइनेंशियल ईयर है कोई, मान लेते हैं 2019 2020। चलिए सपोज दिस इज द फाइनेंशियल ईयर। तो ये फाइनेंशियल ईयर किस दिन स्टार्ट हुआ, 1/4/2019 को स्टार्ट हुआ और खत्म कब हुआ, 31/3/2020 को। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए सपोज डिविडेंड देने की बात हो रही है। अब अगर आपको बोला जाता है कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए सपोज आपको गिवन है, मान लेते हैं हम बता देते हैं कि आपको बताया गया है प्रॉफिट्स हैं ₹60 करोड़। 60 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट्स कंपनी ने कमाए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। और अगर मैं कुछ नहीं लिखूं तो मान लीजिएगा प्रॉफिट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन है, क्योंकि अगर बिफोर डेप्रिसिएशन होंगे तो मैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपको अलग से बताऊंगा। जब कुछ नहीं बोला तो ये प्रॉफिट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन है।
कितना डिविडेंड हम मैक्सिमम दे सकते हैं, और देने का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितना रिकमेंड या प्रपोज कर सकते हैं, मेंबर्स कितना डिक्लेयर कर सकते हैं। हम कहेंगे 60 करोड़ से ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो प्रॉफिट्स हैं और डिविडेंड कभी भी प्रॉफिट से ज़्यादा हो नहीं सकता। अब क्या होगा इस स्टेज के बाद में, अगर हम बोलें जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, पूरी अकाउंटिंग होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट बन जाएंगी, उस समय यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे कि इतना डिविडेंड दिया जाए, मान लेते हैं कोई भी फिगर। उसके बाद में क्या होगा, मेंबर्स की मीटिंग होगी, और डिविडेंड कौन सी मीटिंग में डिक्लेयर किया जाता है, एजीएम में। सो हम कहेंगे, मैंने आपको बता दिया मैं इंटरिम डिविडेंड की बात अभी नहीं करूंगा। सो एजीएम में मेंबर्स आपने क्या किया है, आपने डिविडेंड को किया डिक्लेयर, डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। ये चीज़ तो हम सीख चुके हैं। अब हमें वर्डिंग को सीखना है कि क्या किस तरीके से लॉ मेकर्स ने वर्ड्स लिखे हैं। जब ये एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, अब मैं ऐसा करता हूँ स्टेजेस लिख लेता हूँ। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, इसे मैंने 1 लिख दिया। फाइनेंशियल एंड हुआ, इसे मैंने 2 लिख दिया। फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 2, उसके बाद में बोर्ड ने एक बोर्ड मीटिंग की, और इस बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड डिविडेंड को रिकमेंड किया। ये आ गई स्टेज नंबर 4, एजीएम हुई, मेंबर्स ने डिविडेंड को डिक्लेयर किया। इसके बाद एक स्टेज 5 भी पक्का आएगी, डिविडेंड को क्या किया जाएगा, पे। अब ये तो है, मैं क्या क्या कंसेप्ट बीच में लाऊंगा तो स्टेजेस बढ़ घट जाती हैं। हम कहेंगे डिविडेंड यहाँ पर हो गया पेड बाय कंपनी। चलिए जी, अब हमें देखना किस बात को है, जो ये प्रॉफिट्स हैं इनका यूज किया जाएगा फॉर प्रपोजिंग एंड डिक्लेयरिंग डिविडेंड। किस दिन डिविडेंड रिकमेंड हो रहा है, इस दिन। अब हम क्या बोलेंगे, हम वर्ड्स ऐसे यूज करेंगे, डिविडेंड इज, या इज के बजाय मैं वर्ड्स यूज करता हूँ, हैज बीन। सपोजिंगली आपको बताएगा कि बोर्ड ने डिविडेंड रिकमेंड कर दिया रुपीज, मान लेते हैं 50 करोड़ का, और मेंबर्स ने भी डिक्लेयर कर दिया ये रुपीज 50 करोड़ का। पे कर दिया कंपनी ने रुपीज 50 करोड़। अब इसे किस तरीके से लिखा जाए, मैं कहूँगा वर्डिंग को पे ध्यान देंगे। अब डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड, डिविडेंड डिक्लेयर किया है, मैंने डिक्लेयर की बात को लिया है, ऑल्दो आप रिकमेंड भी बोलोगे, पेड के लिए भी बोलोगे बात। डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय कंपनी out of profits of, एक काम मैं और करता हूं, आगे कुछ और वर्ड्स को लेता हूं। डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय कंपनी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 आउट ऑफ प्रॉफिट्स फॉर। चलिए जी, वर्ड्स को देखिएगा, मैंने कहा डिविडेंड जो कंपनी आपने डिक्लेयर किया है वो किस फाइनेंशियल ईयर के लिए किया है, इस वर्ड फॉर पे गौर करिएगा। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए डिक्लेयर किया है। पर अगर बोला जाए क्या फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए जो डिक्लेयर डिविडेंड किया गया, क्या वो 1920 में डिक्लेयर किया या 1920 के बाद किया, तो मैं साफ सा मालूम चल रहा है डिक्लेयर किया वो तो आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर किया। इसका मतलब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20, पर 2019-20 में डिक्लेयर नहीं हुआ, अगले फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में डिक्लेयर हुआ। तो डिविडेंड डिक्लेयर होता है किसी एक साल के लिए, लेकिन होता है अगले साल में डिक्लेयर। तो जिस साल के लिए डिक्लेयर होता है उससे अगले साल में डिक्लेयर होता है। ये शायद बात समझ में आ गई होगी। तो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, अगर मैं इसमें एक लाइन ऐसी भी लिख दूं, डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड, कौन से फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेयर हुआ है, तो मैं कहूंगा ये हुआ है डिक्लेयर इन फाइनेंशियल ईयर 2020-2021, 2020-21 में डिक्लेयर हुआ। किस फाइनेंशियल ईयर के लिए, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20। अब आगे मैं लिखता हूं आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स में से डिक्लेयर किया 50 करोड़ का डिविडेंड। ये प्रॉफिट से कौन से फाइनेंशियल ईयर के, मैं यहाँ पे वर्ड्स अब लिख रहा हूं, यहाँ पर फॉर के बाद दैट फाइनेंशियल ईयर, वर्ड्स लिखते हैं हम फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। अब इन वर्ड्स में देखिएगा प्रॉफिट्स फॉर नहीं, प्रॉफिट्स ऑफ, तो प्रॉफिट्स ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, इन वर्ड्स पे गौर करिएगा। क्या मतलब है प्रॉफिट्स ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर का, मैं कहूँगा प्रॉफिट्स ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर का मतलब है प्रॉफिट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच वन 2019-20। हमने 2019-20 के प्रॉफिट्स का इस्तेमाल किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20, पर किस फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेयर किया, 2020-21 में किया। आई बिलीव ये लैंग्वेज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगली बात को लेते हैं।
सपोजिंगली इसी को मैं एक नाम दे देता हूँ, मैं कहूँगा इसे लॉ मेकर्स किस तरीके से लिख देंगे, वो इसे लिख देंगे ये आपका है करंट फाइनेंशियल ईयर। एक बात को देखिएगा, अगर आपने करंट का मतलब ऐसे लिया कि भाई किस दिन डिक्लेयर हुआ, मान लेते हैं मैं आपको डेट्स भी दे देता हूँ, मैं कहता हूँ ये डेट्स हैं सपोजिंगली, जो बोर्ड मीटिंग हुई थी वो हुई थी 30/6/2020 को, और जो मान लेते हैं एजीएम हुई थी जिसमें डिक्लेरेशन हुआ वो हुई है 30/9/2020 को। अब करंट फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है, अब आप इसे देखेंगे, हम कहेंगे करंट फाइनेंशियल ईयर का मतलब है, बहुत गौर से देखिएगा इसको, करंट फाइनेंशियल ईयर मींस वो फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, तो ये है हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 को बोला है एज करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर का ये मतलब मत लीजिएगा कि जिस फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसे कभी लॉ नहीं बोलता करंट फाइनेंशियल ईयर। लॉ करंट फाइनेंशियल ईयर किसे बोलता है, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, और मेरे एग्जाम्पल में 2019-20 के लिए डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। इसे करंट फाइनेंशियल ईयर वर्ड जब भी आपको लिखा मिलेगा ये किसे रेफर करेगा, 2019-20 को। चलिए अब ये चीज़ तो आपके सामने आ गई। अब मैं एक काम और करता हूँ, मैं आपको सिचुएशन थोड़ी सी और एक्सटेंड करके देता हूँ। ये तो मान लेते हैं, आपको बताया जाता है ये कंपनी तो काफ़ी पहले बनी थी, तो ये कंपनी के कुछ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स हैं। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स मैंने इकट्ठा दे दिए। मान लेते हैं जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स हैं ये कौन कौन से हैं, आपको बताया हुआ है। मान लेते हैं ये 2012-2013 एक फाइनेंशियल ईयर है, इसी तरीके से 13-14 है, 14-15 है, एंड सो ऑन, ऐसे करते करते 18-19 तक के ये फाइनेंशियल ईयर्स थे, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स। और ये था फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए डिविडेंड डिक्लेयर किया था 1920। तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स ये टर्म भी लॉ मेकर्स यूज करते हैं। ये जितने भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर थे इन सब के भी मान लेते हैं कुछ ऐसे प्रॉफिट से जो नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे एज डिविडेंड, तो ये प्रॉफिट्स बचे हुए थे, इसे मैं कह देता हूँ ये प्रॉफिट्स कैसे हैं, रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये नहीं हुए थे डिस्ट्रीब्यूट, तो रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, मान लेते हैं आपको इसकी बात बता दी जाती है, ये थे रुपीस मान लेते हैं 200 करोड़। 200 करोड़ के ये प्रॉफिट्स हैं जो कि पुराने फाइनेंशियल ईयर्स के हैं और अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। चलिए ये सिचुएशन आपको दी गई है। अब अगर आपसे बोला जाए कि 60 करोड़ के प्रॉफिट्स ये हुए हैं इस करंट फाइनेंशियल ईयर के 2019-20 के करंट फाइनेंशियल ईयर का जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए डिविडेंड डिक्लेयर करना है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि क्या डिविडेंड देना मुमकिन है इस 200 करोड़ में से भी, क्या हम इस 200 करोड़ को यूज़ कर सकते हैं, लॉ मेकर्स कहते हैं बिल्कुल, आप अगर यूज़ करना चाहो आप इस 200 करोड़ को भी यूज़ कर सकते हो। सो हम कहेंगे इस 200 करोड़ के लिए ये क्या है, प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ये मेरे पास कीवर्ड्स हैं। एक काम करता हूँ यहाँ पर कलर थोड़ा सा ये, अब देखते हैं। तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स हैं, क्या प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स जो रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड थे क्या इन्हें भी हम यूज़ कर सकते हैं, हम कहेंगे बिल्कुल हम इन प्रॉफिट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। वेल क्या करंट ईयर जो है हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर जिसके 60 करोड़ हैं, इसे मैं बोल दूंगा अब क्या है ये है हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर। क्या करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, मैं कहूँगा बिल्कुल करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। तुम्हारे पास क्या बात आई, आप प्रॉफिट्स का मतलब सिंपल बोलिए एनी प्रॉफिट्स, चाहे वो करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स हो चाहे वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के प्रॉफिट्स हो। एंड करंट फाइनेंशियल ईयर का मतलब जो फाइनेंशियल ईयर बीत चुका है जिसके लिए डिविडेंड डिक्लेयर किया जाना है, और ऑब्वियसली ये डिविडेंड कब डिक्लेयर होगा, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में होगा। तो हम कहेंगे डिविडेंड के को डिक्लेयर करना मुमकिन होता है, किसमें से, हम कहेंगे ये मुमकिन होता है डिक्लेयर करना आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। दैट फाइनेंशियल ईयर हो गया करंट फाइनेंशियल ईयर 18-19। ये हम कह सकते हैं आप डिविडेंड दे सकते हो, मैं इसमें और ऐड कर देता हूं आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर को भी आप यूज कर सकते हो। कौन से प्रॉफिट्स, वो प्रॉफिट्स रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड, रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड।
अब सपोज आपको ये बात बताई गई, बोर्ड ने रिकमेंड कितना किया था, पहले मैंने एग्जांपल दिया था 50 करोड़ का, मैं कहता हूँ बोर्ड कहता है जी हम तो ये 200 करोड़ जो रिमेनिंग है इनको भी डिविडेंड देना चाहते हैं और इस 60 करोड़ का भी डिविडेंड देना चाहते हैं, बहुत बड़ा डिविडेंड 260 करोड़। क्या ये मुमकिन है? मैं हर जगह अब फिगर्स को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर फिगर्स कर देता हूँ हर जगह ₹260 करोड़। हम कहेंगे बिल्कुल मुमकिन है, आप 260 करोड़ का डिविडेंड दे दो, बोर्ड प्रपोज कर दो। आप बोर्ड दे नहीं सकते क्योंकि फाइनल डिसीजन किसके हाथ में है, वो तो मेंबर्स के हाथ में है। तो बोर्ड ने सपोजिंगली, हमें बताया गया बोर्ड ने क्या किया, बोर्ड ने प्रपोज कर दिया 260 करोड़, मेंबर ने भी सपोज 260 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अब तो कंपनी तुमने 260 करोड़ का डिविडेंड पे करना ही करना है। जो 260 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, हमारे पास सेंटेंस क्या होगा, डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। और कितने प्रॉफिट्स हमने यूज किए दैट फाइनेंशियल ईयर के, 60 करोड़। और क्या हमने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के प्रॉफिट्स को भी यूज किया? बिल्कुल, वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स जो रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड थे। हम अगर अमाउंट्स को बोलें तो कितना कितना अमाउंट्स, ये अमाउंट आया है ₹200 करोड़, और जो ये करंट ईयर के प्रॉफिट से दैट फाइनेंशियल ईयर, इसका अमाउंट है ₹60 करोड़। चलिए जी, एक छोटी सी चीज से हमने उसका काफी एनालिसिस किया, कंक्लूजन्स निकालते हैं। आप डिविडेंड कैसे दे सकते हो? तो हम कहेंगे आप डिविडेंड दे सकते हो प्रॉफिट्स में से। प्रॉफिट्स का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन हुआ, ये कंसेप्ट हुआ। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एज पर शेड्यूल 2। प्रॉफिट्स का मतलब कौन से ईयर के प्रॉफिट्स, हम कहेंगे सारे प्रॉफिट्स। जिस फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए डिविडेंड देना है, उस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स को भी यूटिलाइज कर सकते हो। इवन उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर्स के प्रॉफिट्स अगर थे और वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे, रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड थे, आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते हो फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो करंट फाइनेंशियल ईयर था 60 करोड़ का प्रॉफिट, उसे भी यूज किया। पुराने फाइनेंशियल ईयर से 200 करोड़ का प्रॉफिट था उनका, उन्हें भी यूज किया। 260 करोड़ का डिविडेंड प्रपोज किया गया, डिक्लेयर किया गया, पे किया गया। सब कुछ बिल्कुल वैलिड है, कहीं पर कोई भी उल्लंघन नहीं है। चलिए, अब मैं आप लोगों के साथ पहले मेन कंसेप्ट को डिस्कस कर रहा हूं। अगर अभी हमने सोचा कि हम सेक्शन 123 को पढ़ना शुरू कर दें तो हमें समझ में कुछ बातें आएंगी, पर कुछ बातें मुझे बोलना पड़ेगा कि पेंडिंग रखते हैं, ये पॉइंट अभी मैंने डिस्कस नहीं किया। सो बेटर मैं आप लोगों के साथ और कुछ कंसेप्ट भी डिस्कस कर लेता हूं, फिर आपको इकट्ठा रीडिंग करवाऊंगा। ऑल्दो सारे कंसेप्ट 123 के भी डिस्कस नहीं करूंगा, कुछ मेन कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा, फिर आपको रीडिंग करवाऊंगा, और उसके बाद फिर कुछ कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, फिर कुछ रीडिंग करवाऊंगा। चलिए, अब आते हैं सेक्शन 123 में अगले कुछ बातों पर। सपोजिंगली आपको बोला जाता है ये आपके कुछ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स हैं, ये है आपका करंट फाइनेंशियल ईयर, मान लेते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर है 1920। तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हुआ, 1/4/2019 को, और खत्म हुआ 31/3/2020 को। और इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको बताया गया है, पहले की तरह मैंने कहा ₹60 करोड़ का प्रॉफिट है। यहाँ एक काम करता हूँ, अब मैं प्रॉफिट का अमाउंट थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ पहले से। मान लेते हैं अब प्रॉफिट है ₹50 करोड़ का। जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स हैं, ये कई सारे फाइनेंशियल ईयर्स हैं, अब आपको बताया या इनमें फाइनेंशियल ईयर्स में कुछ लॉसेस थे, जो लॉसेस अभी तक कैरी फॉरवर्ड हो रहे थे। तो ये लॉसेस हैं जो कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, इसका मतलब ये लॉसेस आज भी हमें दिखते हैं। ये लॉसेस जो कैरी फॉरवर्ड हैं वो है, मान लेते हैं ₹20 करोड़। अब बात आती है कंपनी चाहती क्या है, कंपनी कहती है जी हम तो मैक्सिमम से मैक्सिमम डिविडेंड चाहते हैं दिया जाए। और अब जब मैं बोल रहा हूँ कंपनी ये चाहती है, इसका मतलब सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम डिविडेंड प्रपोज कर दे। मैक्सिमम का मतलब जो लॉ परमिट करता है, और मेंबर्स भी चाहते हैं जो मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉ परमिट करता है वो डिक्लेयर हो जाए। अब मैक्सिमम डिविडेंड कितना होगा, क्या करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स पूरे के पूरे ₹50 करोड़ आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज कर पाओगे, रिकमेंड कर पाओगे इस डिविडेंड, और क्या मेंबर्स आप पूरे 50 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर कर पाओगे? यहाँ पे मैं लॉ कहेगा नहीं। आपको क्या करना होगा, जो भी आपके प्रीवियस ईयर के लॉसेस हैं, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के लॉसेस हैं, वो मेरे एग्जांपल में कितने हैं, ₹20 करोड़, आपको माइनस करने होंगे। जो अब बैलेंस बचेगा ₹30 करोड़, ये डिविडेंड के रूप में दिया जा सकता है। सो हम इसे कहेंगे ये हो गया मैक्सिमम डिविडेंड। इससे ज़्यादा डिविडेंड आप कंपनी नहीं दे सकते। नहीं दे सकते मतलब बोर्ड इससे ज़्यादा प्रपोज रिकमेंड नहीं कर सकता, और मेंबर्स इससे ज़्यादा डिक्लेयर नहीं कर सकते, और जब इससे ज़्यादा डिक्लेयर नहीं हो सकता तो कंपनी इससे ज़्यादा पे नहीं कर सकती। सो हमें क्या करना होगा, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के जो भी लॉसेज होंगे हमें उन्हें भी माइनस करना होगा। अब आती है अगली एक सिचुएशन, उसको कंसिडर करते हैं।
मान लेते हैं आपको बताया जाता है जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स हैं हमने उसमें प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए थे। जब प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए थे तो क्या किया था, जो डेप्रीसिएशन था हमने उस डेप्रीसिएशन को माइनस नहीं किया था। तो डेप्रीसिएशन जब माइनस नहीं किया होता उसे वर्ड बोला जाता है नॉट प्रोवाइडेड फॉर। तो हमने डेप्रीसिएशन प्रोवाइड नहीं किया, और प्रोवाइड नहीं करने का मतलब हमने जो प्रॉफिट लॉस था वो कैलकुलेट किया था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स का, लेकिन P&L में हमने डेप्रीसिएशन को डेबिट नहीं किया था। अब आती है बात, क्या ये गलती थी? हम कहेंगे गलती तो थी, लेकिन आज हमें ये देखना है इस गलती का इफेक्ट क्या होगा। जो पिछले साल का डेप्रीसिएशन था, चाहे पिछला 1 साल हो चाहे 1 साल से ज़्यादा, जो डेप्रीसिएशन हमने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया था, हमें मान लीजिए उसकी एक फिगर दी गई है, वो फिगर है ₹10 करोड़। और जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 1920, जिसके लिए डिविडेंड रिकमेंड करना है, जिसके लिए डिविडेंड डिक्लेयर करना है, सपोज उसके प्रॉफिट्स हमें दिए हुए हैं 90 करोड़। अब कितना डिविडेंड हम दे सकते हैं मैक्सिमम? मैं कहूँगा पहली बात तो आप ये देखो, अगर हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के सपोज डेटा को इग्नोर करते तो हम 90 करोड़ दे सकते थे। क्या हमें पिछले सालों के इस डेप्रीसिएशन को भी माइनस करना होगा? लॉ हमें साफ साफ बोल देगा यस। अगर पिछले साल का लॉस था उसे माइनस करो, जो मैंने आपको एक एग्जांपल में करके दिखाया। अगर पिछले साल का कोई डेप्रीसिएशन था विच हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर, तो आप उसे भी माइनस करो। तो मैं इस 90 करोड़ में से माइनस करूंगा जो पिछले साल का कोई भी डेप्रीसिएशन था जो हमने पहले माइनस नहीं किया था। ये आ जाएगा हमारे पास 90 - 10 = 80 करोड़। ये होगा मैक्सिमम डिविडेंड। चलिए, हमने जो अभी तक चीज़ें की वो बहुत लॉजिकल लगेंगी, सिंपल सी बात। आप प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दे सकते हो, इसका मतलब अगर किसी साल के लॉसेज हैं तो उन्हें माइनस करो, अगर किसी साल का डेप्रीसिएशन प्रोवाइड नहीं किया था तो उसे प्रोवाइड करो, इट मीन्स डेप्रीसिएशन को माइनस करो। अगर पिछले साल के प्रॉफिट से किसी साल में, जैसे मैंने 200 करोड़ के एक प्रॉफिट का एक एग्जांपल लिया था और 60 करोड़ करंट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट था, तो आप 60 + 200 टोटल करके 260 करोड़ का मैक्सिमम डिविडेंड दे सकते थे। चलिए अब आते हैं इससे और आगे की बात। हमें एक पॉइंट ऐसा पढ़ने को मिल जाता है जिसका आपको प्रैक्टिकल यूज़ बहुत बहुत कम दिखेगा, शायद कभी भी नहीं दिखेगा। इवन थियोरेटिकल में भी अगर हम देखें उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती क्योंकि बहुत ज़्यादा बात नहीं लिखी। हम डिविडेंड किस चीज़ से दे सकते हैं? तो अभी तक हम जो कंसेप्ट कर रहे थे वो तो ये कंसेप्ट कर रहे थे कि आप डिविडेंड देते हो तो देते हो आउट ऑफ प्रॉफिट्स। मैंने अभी से बहुत शॉर्ट में लिखा आउट ऑफ प्रॉफिट्स, क्योंकि इसका हम एनालिसिस कर चुके हैं। प्रॉफिट्स का मतलब प्रॉफिट्स आफ्टर डेप्रीसिएशन, और अगली बात प्रॉफिट्स का मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स भी और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के प्रॉफिट्स भी। ये हमने पॉइंट लिखा। अब आते हैं इससे अगली चीज़ पर। मान लेते हैं एक कंपनी है, इस कंपनी को सपोजिंगली कोई गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है या वो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट पैसा देती है और कहती है जो पैसा हम आपको दे रहे हैं आप इस पैसे का यूज़ कर लीजिए, इसे यूटिलाइज कर लीजिए फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब गवर्नमेंट ही पैसा दे रही है, क्या हम इस पैसे को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड? लॉ मेकर्स ने कहा बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो। सो गवर्नमेंट द्वारा दिया गया पैसा है आपको, और गवर्नमेंट ने पैसा क्यों दिया है अभी मैंने आपको इसका रीज़न नहीं बताया, अभी रीज़न भी बताऊंगा। तो कंपनी आप उस पैसे से भी डिविडेंड दे सकते हो जो पैसा आपको दिया है गवर्नमेंट ने, चाहे वो गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वो हो स्टेट गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ये पैसा आपको क्यों दे रही है? रीज़न में हमने कहा गवर्नमेंट आपने पैसा क्यों दिया, तो इसका रीज़न लॉ मेकर्स ने एक छोटा सा रीज़न लिखा। उन्होंने कहा कि रीज़न था कोई गारंटी दी थी इस गवर्नमेंट ने, तो गारंटी थी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं बताया गया लॉ में। अब गारंटी क्यों दी है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने, लॉ नहीं बताता। अब इसकी कोई वजह हो सकती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट चाहती है कि आप कोई कंपनी हो और आप इंडिया में सपोज कोई ब्रिज बनाओ। आप कंपनी कहते हो जी हम इसको ब्रिज को बनाएंगे, इतना पैसा हम चार्ज करेंगे आपसे ये ब्रिज बनाने के लिए, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, आप हमें पैसा पे करो। अब गवर्नमेंट कहती है सपोजिंगली ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कि आपको देखना कि आपकी ये कॉस्ट आएगी, इतना पैसा आप हमसे चार्ज करो। फाइनेंशियल्स पर खूब सारी बातें होती हैं। गवर्नमेंट कहती है हम एक काम करेंगे, ये ब्रिज बनाने के लिए कंपनी आपको हम इतना पैसा पे करेंगे, कुछ ₹X पे करेंगे। ये कंपनी कहती है नहीं जी इसमें तो हमें प्रॉफिट होगा नहीं। गवर्नमेंट कहती है ठीक है हम एक काम करते हैं, हम कुछ गारंटी दे देते हैं।
कि अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, आप डिविडेंड नहीं दे पा रहे हो, तब हम आपको ये पैसे एक्स्ट्रा दे देंगे इतने डिविडेंड देने के लिए। तुम कहेंगे हो सकता है ऐसा कोई गारंटी का केस रहा हो। अब लॉ कुछ भी ऐसी बात नहीं बोलता। तुम कहेंगे वजह क्या है, गवर्नमेंट वजह क्या है गारंटी देने की, वो तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा। जनरली आपको ऐसा केस देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई गारंटी दी थी, उस गारंटी के तहत गवर्नमेंट को पैसा देना जरूरी था, तो गवर्नमेंट आपको पैसा देती है, कंपनी, आप इस पैसे को भी यूटिलाइज कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और जो मैं कह रहा हूं पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो ऑब्वियसली पेमेंट तो बाद में होगी, पहले डिविडेंड डिक्लेयर होगा, तो डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए ये मनी भी यूज हो सकती है। चलिए अब आते हैं 123 में हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलता है, और वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू रिजर्व्स। इसका मतलब क्या है, पहले तो ये बात को समझते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू रिजर्व्स। सपोजिंगली यहाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे कि कुछ फिगर्स आए, दिमाग ज़्यादा अच्छा चलता है जब फिगर्स आ जाती हैं। सपोज किसी कंपनी की आपको शेयर कैपिटल बताई गई है, और ये शेयर कैपिटल कैसी है, सपोज दिस इज पेड अप शेयर कैपिटल, फुल्ली पेड शेयर्स हैं, ऐसा केस ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने इसे नंबर 1 कर दिया। जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो है, मान लेते हैं ₹100 करोड़। ये आपको बताया गया है, आपको बताया गया प्रॉफिट्स ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, मान लेते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर 2019-2020। ये आपको प्रॉफिट्स बताए गए हैं। सपोजिंगली प्रॉफिट्स हैं ₹60 करोड़। आपको एक चीज़ और भी बताई गई है, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। इस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, मेंबर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ये डिविडेंड कैसा है, इंटरिम डिविडेंड नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं आपके साथ जो भी डिस्कस करूंगा वो क्या चीज़ डिस्कस करूंगा, फाइनल डिविडेंड। तो फाइनल डिविडेंड कहाँ पर डिक्लेयर हुआ है, इसका मतलब एजीएम में डिक्लेयर हुआ है, फाइनल डिविडेंड है। फाइनल डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर किया, और ये डिक्लेयर किया गया सपोजिंगली 30/9/2020। अब आप को क्लियर हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 2020 में 31 मार्च 2020 को एंड हुआ, और हम कहेंगे एजीएम हुई 30/9/2020 को 6 महीने बाद, और उसमें ये डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। तो ये डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है। कितना डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, अब आपको बताया जाता है रेट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड। तो रेट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड, ये सारी की सारी बातें मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन में दी गई हैं। जो रेट है दैट इज सपोजिंगली 40%। अब आपको परसेंटेज में बोला गया है। हम कहेंगे अगर आपको बताना हो कि इस केस में आपको अब ये बात बतानी है, इससे मैंने अलग कलर से इसे लिख दिया। अमाउंट बताइए, अमाउंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड, जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ होगा वो कितना होगा। अगर 40% के रेट पर डिविडेंड दिया गया है तो कितना अमाउंट होगा, तो मैं कहूँगा भाई सिंपल सी बात 40% कैलकुलेट करना होगा। 40% किस चीज़ का कैलकुलेट करूँ ये बात देखनी होगी। तो 40% ऑफ रुपीज़ डैश। अब सोचेगा मैं 40% किसका कैलकुलेट करूँगा, क्या इस 100 करोड़ का या फिर इस 60 करोड़ का। तो भाई डिविडेंड दिया जाता है तो परसेंटेज में दिया जाता है। परसेंटेज किसकी होती है, परसेंटेज ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होती है। तो मैं 100 करोड़ को लूंगा, ना कि इस 60 करोड़ को लूंगा। 60 करोड़ तुम्हारे प्रॉफिट्स हैं, तो मैं कहूँगा 40% ऑफ ₹100 करोड़ हमने कैलकुलेट किया, और ये कितना आ गया, ये आ गया ₹40 करोड़। तो 40 करोड़ का डिविडेंड दिया जाएगा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पास 60 करोड़ के प्रॉफिट्स हैं। और आपको बता दिया गया प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के कोई प्रॉफिट्स भी नहीं है, कोई लॉसेस भी नहीं है, कोई डेप्रिसिएशन भी कैरिड फॉरवर्ड नहीं है। अब हम कहेंगे ये 40 करोड़ का डिविडेंड देना वैलिड है, बिल्कुल पॉसिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आती है अगली चीज, मैं पॉइंट नंबर 6 लिखता हूं, प्रॉफिट्स, और आगे मैं लिखता हूं वर्ड रिजर्व्स। बीच में मैं अभी कोई सेंटेंस नहीं बनाना चाहता, इंग्लिश का ग्रामेटिकली कंप्लीट सेंटेंस बनाना ही नहीं चाहता। मैंने कहा ऐसी एक चीज लिखता हूं जिसमें कम से कम वर्ड्स लिखूं। लॉ ने ऐसी एक सिचुएशन बोली हुई है कि आप प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करो टू रिजर्व्स। जो आपके करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स हैं वो कितने हैं, 60 करोड़ हैं। प्रॉफिट्स पे गौर करिएगा, 60 करोड़ के प्रॉफिट्स हैं, और यहाँ वर्ड लिखा हुआ है प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स जो हैं 60 करोड़ के, उसमें से आप कुछ अमाउंट को कंपनी ट्रांसफर करो टू रिजर्व्स। अब ये रिजर्व्स का मतलब क्या है, हमें इसे देखना है। हम कहेंगे इसी रिजर्व को आप बोल देते हो एज फ्री रिजर्व्स। ये रिजर्व्स को क्या नाम दे दूंगा मैं इसे कहूंगा, इसका नाम है, रिजर्व्स को ही हम बोलेंगे एज
फ्री रिजर्व। और फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है? तो फ्री रिजर्व का बड़ा सिंपल मतलब होता है वो रिजर्व जिसमें से डिविडेंड देना पॉसिबल है। तो कंपनी क्या कर रही है, जो प्रॉफिट्स हैं उसका कुछ हिस्सा रिजर्व्स में ट्रांसफर कर रही है, और जो हिस्सा भी रिजर्व में ट्रांसफर हो गया क्या वो आगे जाकर यूज हो सकता है फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड? हम कहेंगे बिल्कुल। मान लेते हैं कंपनी कहती है जी हम तो ट्रांसफर करना चाहते हैं रुपीज कितना, 60 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट था, 40 करोड़ रुपीस हम देना चाहते हैं डिविडेंड, तो हमारे पास 20 करोड़ रुपीस बच रहे हैं। अगर देखें तो क्या 20 करोड़ रुपीस ट्रांसफर किए जा सकते हैं? हम कहेंगे बिल्कुल ये पॉसिबल है। कंपनी सपोज तुम 20 करोड़ ना ट्रांसफर करो, 15 करोड़ का ट्रांसफर करो, क्या ये भी पॉसिबल है? हम कहेंगे बिल्कुल ये भी पॉसिबल है। कंपनी तुम ओनली 8 करोड़ रुपीस ट्रांसफर करो, क्या पॉसिबल है? हम कहेंगे बिल्कुल। 2 करोड़ ट्रांसफर करो, क्या ये पॉसिबल है? यस। तुम नील ट्रांसफर करो, क्या ये सब चीजें पॉसिबल है? हम कहेंगे यस। लॉ मेकर्स ने एक बात कही, लॉ मेकर्स ने कहा कंपनी जब तुम प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करने की बात सोच रही हो रिजर्व्स में, ये तुम्हारी 100% कंप्लीट डिस्क्रिशन है। तो कंपनी क्या ट्रांसफर करे रिजर्व्स में प्रॉफिट्स को या रिजर्व्स में ट्रांसफर ना करे, आपकी फुल डिस्क्रिशन है। कंपनी लॉ आपको बाइंड नहीं करता। लॉ कोई भी मिनिमम अमाउंट या मिनिमम परसेंटेज नहीं बोलता, कोई मैक्सिमम अमाउंट कोई मैक्सिमम परसेंटेज नहीं बोलता। इसका मतलब आप जितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहो रिजर्व्स में ट्रांसफर कर सकते हो। चलिए अब ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हैं। मैं कहूँगा सारी पॉसिबिलिटीज के लिए मैं क्या कहूँगा, क्या इतना रिजर्व्स में ट्रांसफर करना वैलिड है? मैं कहूँगा बिल्कुल वैलिड है। आपने 40 करोड़ का तो देखो डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो भाई आपके पास बचेगा ही कितना, 20 करोड़। तो 20 करोड़ से ऊपर की तो बात नहीं आएगी। पर अगर मान लो आप कहते हैं कि हम डिविडेंड देंगे ओनली 10 करोड़ रुपीस का, तो बचे हुए 50 करोड़ से आप रिजर्व्स में ट्रांसफर कर सकते हो। हम यहां से अगर एक कंक्लूजन निकालें वो क्या है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स करना मैंडेटरी नहीं है। ये कंपनी आपकी डिस्क्रिशन है कि आप रिजर्व्स में ट्रांसफर करोगे या नहीं करोगे, और अगर करोगे तो कितना करोगे, ये आपकी डिस्क्रिशन है। फुल डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी हो गई, और कंपनी अब यहाँ पर ये डिसीजन कौन लेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब आते हैं इस बात पे, ये रिजर्व्स में ट्रांसफर करके क्या फायदा होगा या क्या कोई नुकसान होगा, तो उसे हमने समझना है। और मैंने आपको बता दिया रिजर्व्स का मतलब क्या है, फ्री रिजर्व्स। अब इसी बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको रिजर्व्स की बात समझ में आ पाए। ये बात समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैंने आप लोगों के साथ एक एग्जांपल लिया था जिसमें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के कुछ प्रॉफिट्स लिए थे। यस, ये वाला एग्जांपल आ गया जिसमें मैंने कहा था हमारे कुछ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के प्रॉफिट्स भी थे, वो थे 200 करोड़, और जो करंट फाइनेंशियल ईयर था उसके प्रॉफिट्स आपको बताए गए थे वो थे 60 करोड़। मैं इसी एग्जाम्पल को टेकअप करना चाह रहा हूँ फिर से। सो इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। आपको दिए गए थे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के प्रॉफिट्स जो रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड थे 200 करोड़, और करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से 60 करोड़। बस इस बात को देखते हैं। मैं आगे की बातों को अभी कर देता हूं, हटा देता हूं। जो इतनी काम की बात है अब उतनी ही बात को लेते हैं। अब हमें ये सारी बात पता है। करंट फाइनेंशियल ईयर क्या है, वो है 1920, और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स हैं हमें सपोज बताए हुए हैं ये 2012 से लेकर 2019। अब मैं इनके नंबर भी मिटा देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें ना लिखी दिखें। ये हैं हमारे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट्स रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इतने वर्ड्स को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। सो आपको ये सारी की सारी चीज़ दी हुई है फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स। सो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स उनके प्रॉफिट्स कितने हैं वो आपको बताया गया है, वो 200 करोड़ हैं जो रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर था, जो करंट फाइनेंशियल 2019-20 था, और इसमें आपके गिवन प्रॉफिट्स हैं 60 करोड़, ये हैं 200 करोड़। अगर आपसे बोला जाए, ये आंसर मैं पहले दे चुका हूं पर फिर से यहां पे लिखते हैं, मैक्सिमम डिविडेंड दैट कैन बी डिक्लेयर्ड, जो मैक्सिमम डिविडेंड हम डिक्लेयर कर सकते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20।
हमें इसके लिए एक अमाउंट लिखनी थी जो हम पहले ही बोल चुके हैं, अमाउंट होगी ₹260 करोड़। करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स भी यूज़ कर लो, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के वो प्रॉफिट्स जो रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड है उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आप मैक्सिमम डिविडेंड कितना दे सकते हो वो आप दे सकते हो फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 ₹260 करोड़। अब ये एग्जाम्पल हमारा पहले क्या हुआ है, मैंने आपको अब इसका एक कंपैरिजन करवाना है जिसमें कि मैं रिजर्व्स की बातों को भी ला पाऊँ। मैंने सब कुछ सेम रखा, अगर आप देखोगे मैंने कॉपी पेस्ट किया, बस यहाँ पर मैं एक छोटा सा चेंज करने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं, ये जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स हैं इनके लिए आपको बताया गया ये सारे प्रॉफिट्स कंपनी ने क्या किए थे, रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स। अभी हमने एक कंसेप्ट सीखा था कि आपके लिए पॉसिबल है कि कंपनी आप कहो हम तो अपने प्रॉफिट्स को कर रहे हैं ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र कहाँ कर रहे हैं, रिजर्व्स में। रिजर्व्स का मतलब ही है फ्री रिजर्व्स, तो आपने ट्रांसफ़र कर दिए टू रिजर्व्स। तो इससे मैंने ये वर्ड्स रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड को काट दिया और ये 200 करोड़ हो गए। यहाँ एक काम करता हूँ जिससे कि फिगर थोड़ी सी बदल जाए, ये मैंने कहा मान लेते हैं 100 करोड़ के प्रॉफिट्स हैं जो प्रीवियस फाइनेंशियल के प्रॉफिट्स हैं, पर आपको एक अब इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, ये ट्रांसफर टू रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स में ट्रांसफर कर चुकी थी कंपनी। और जो करंट फाइनेंशियल ईयर है ये उसके प्रॉफिट्स हैं, मान लेते हैं उसके प्रॉफिट्स हैं ₹80 करोड़। ये फिगर्स मैंने आपको दे दी। और अब बात आती है कितना डिविडेंड हम दे सकते हैं, ये 200 कितना करोड़ होगा ये मैं सोचना है। 200 तो होगा ही नहीं अब, क्योंकि 100 करोड़ है और ये 80 करोड़ है। अब आंसर आता है हमारे पास, क्या ये आंसर होगा सपोज 100 करोड़, या होगा 80 करोड़, या होगा 180 करोड़। अभी हमने कंसेप्ट नहीं सीखा है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई तुक्का लगाएंगे तो तीनों पॉसिबिलिटीज दे देता हूँ, प्रीवियस फाइनेंशियल के प्रॉफिट्स भी, ये 80 करोड़ भी, और टोटल करके भी दे दिया। इन तीन चीज़ लिख दी, इसका मतलब कोई एक आंसर सही है और कोई आंसर गलत है। अब पहले आप लोगों को जो पिछली चीज़ मैंने रिजर्व्स की बताई थी वो एक बार शो करता हूँ। हमने रिजर्व्स के लिए अब तक क्या बातों को सीखा था, छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको रिजर्व्स के लिए बताई थी। वो क्या बताई थी, जो कंपनी आपके प्रॉफिट्स हैं, आप प्रॉफिट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो टू रिजर्व्स। ट्रांसफ़र कितना करोगे ये आपकी डिस्क्रिप्शन होती है, कंपनी मैंडेटरी कुछ नहीं है, जितना मर्जी अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहो आप कर सकते हो। अब आपको वही एग्जाम्पल पे वापस ले चलता हूँ जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। मान लेते हैं आपको बताया गया प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से ₹100 करोड़, पर ये अब P&L में नहीं रखे गए हैं। जब मैंने आपको बताया ये हैं ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स, तो अब आपको इसके लिए थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। मैंने एक वर्ड यूज़ किया नॉट। नॉट का मतलब नहीं किए गए, नॉट रिटेन्ड इन P&L अकाउंट। आपने इन्हें P&L अकाउंट में रिटेन नहीं किया, तो P&L से आपका प्रॉफिट आया था। ये जो 100 करोड़ हैं ये P&L में नहीं है, ये कहाँ ट्रांसफर हो चुके हैं, रिजर्व्स में ट्रांसफर हो चुके हैं। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैं लिखूंगा ट्रांसफर टू रिजर्व्स तो ये रिजर्व्स का हिस्सा बन गए, P&L में नहीं रहे। अब क्या ये 100 करोड़ को यूज़ कर सकते हैं, अब इसका आंसर क्या है। मैं कहूँगा इस 100 करोड़ को यूज़ करने के लिए लॉ मेकर्स ने कुछ शर्तें लिखी हैं, लॉ मेकर्स ने लिखी हैं कुछ कंडीशंस। अब वो कंडीशंस उन्होंने कहाँ पर लिखी हैं, क्या उन्होंने किसी सेक्शन में लिखी हैं, तो आंसर इज नो। उन्होंने एक कंडीशंस लिखे हैं एक रूल में, रूल का नंबर है रूल नंबर 3। तो हम रूल नंबर 3 को पढ़ेंगे तो हमें इसमें रूल नंबर 3 में पढ़ने को मिलेंगे 4 सब रूल्स, 1, 2, 3 एंड 4। लॉ मेकर्स ने कहा जो जो बातें हमने यहाँ 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 सब रूल्स में लिखी बातें हैं, ये 4 सब रूल्स किसका हिस्सा है, इस रूल 3 का हिस्सा है। आप इस रूल 3 में लिखी गई इन 4 सब रूल्स की बातों को पूरा कर दो। अगर आपने ये कंडीशंस को पूरा कर दिया, अब अगर मैं सिंपल कहूँ कंडीशंस कहाँ दी गई हैं, रूल 3 में दी गई हैं। कितनी कंडीशंस है, 4 है, तो मैं बार बार अब जो वर्ड बोलूंगा वो रूल 3 बोलूंगा। तो रूल 3 की दी गई कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस हैं। अगर आप ये 4 शर्तों को पूरा करोगे तब आप इस अमाउंट को यूज कर पाओगे, और हो सकता है आप इस अमाउंट को यूज तो कर पाओ पर पूरे 100 करोड़ ना कर पाओ। क्यों, क्योंकि जब आप ये कंडीशंस पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा ये कंडीशंस को पूरा करने में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप इस ₹100 करोड़ में से सपोज ओनली ₹30 करोड़ यूज कर सकते हो, क्योंकि इन कंडीशंस को जब हम पढ़ते हैं तो आप इसे कंडीशंस बोल सकते हैं, लिमिट्स बोल सकते हैं। इनमें जब हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा कुछ लिमिट्स कैलकुलेट हो जाएंगी। इसका मतलब कुछ लिमिट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो पूरा करोगे, और वो कहाँ लिमिट्स दी गई हैं, कंडीशंस दी गई हैं इन रूल 3, तब आप यूज कर पाते हो। सपोज आपको एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि आपको बताया कंपनी के पास 100 करोड़ रुपीस हैं जो कि P&L में रिटेन्ड नहीं हैं, वो हैं ट्रांसफर टू रिजर्व्स।
एज पर रूल 3 ये 100 करोड़ में से ₹30 करोड़ यूज कर सकती है कंपनी, क्योंकि रूल 3 के मुताबिक 30 करोड़ से ऊपर यूज करना पॉसिबल नहीं है। इसकी शर्तों को पूरा करोगे तो 30 करोड़ यूज हो पाएंगे। और करंट फाइनेंशियल के प्रॉफिट है 80 करोड़। अब हमें आंसर देना है हम कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर पाएंगे फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 2019-20। मेरा आंसर होगा मैक्सिमम डिविडेंड दैट कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 इज रुपीज। अब मैं इसे इस तरीके से लिखूंगा, मैं कहूंगा जो करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स हैं ₹80 करोड़, हम उन्हें यूज कर लेंगे, प्लस हम इनको यूज कर लेंगे ₹30 करोड़ को। कितना अमाउंट यूज कर लेंगे? ₹110 करोड़। अब ये 30 करोड़ कैसे आया है ये तुम्हें पढ़ना है, समझना है। मैंने आपको सिंपल सी चीज पहले बतानी थी शॉर्ट में, इससे मैंने आपको बता दिया रूल 3 के मुताबिक कितना अमाउंट मिला है। अब मैं इसी एग्जांपल को चेंज करता हूं। मान लेते हैं मैं कहा जाता है, चांस की बात है, करंट फाइनेंशियल ईयर में ना तो कोई प्रॉफिट है और ना ही कोई लॉस है, तो प्रॉफिट लॉस है ही नहीं, निल है। पर हमारे पास पुराने फाइनेंशियल ईयर के कुछ ये प्रॉफिट्स हैं जो कि हम ट्रांसफर कर चुके थे रिजर्व्स में, और इसमें से हम ओनली कितने यूज कर सकते हैं? ओनली ₹30 करोड़। 30 करोड़ की फिगर कैसे आई? रूल 3 की हमने ये चारों शर्तों को पढ़ के मालूम चला 100 करोड़ का 100 करोड़ यूज नहीं हो पाएगा, ओनली 30 करोड़ यूज हो पाएगा। अब कितना डिविडेंड हम दे पाएंगे? हम कहेंगे अब हम ओनली दे पाएंगे ₹30 करोड़ का डिविडेंड। इसका मतलब आपको क्या चीज जानने को मिली? जैसे ही रिजर्व्स में ट्रांसफर हो जाते हैं प्रॉफिट्स, तो अब कंपनी आपके लिए इन प्रॉफिट्स को यूज करने के लिए कुछ शर्तें और लिमिट्स दी गई हैं। उन शर्तें और लिमिट्स को अगर आप पूरा करोगे तभी आप पुराने प्रॉफिट्स को यूज कर पाओगे जो प्रॉफिट्स रिजर्व्स में ट्रांसफर्ड है। अब अगर मैं जो चीज़ मैंने आपको बताई है, अभी कंप्लीट नहीं पढ़ाया, शॉर्ट में पढ़ाया है, अगर मैं कहूँ इसे इस तरीके से मैं लिखता हूँ, सपोजिंगली डिक्लेरेशन, एक समरी बना लेते हैं, छोटी सी समरी, जो समरी काम आएगी बाद में जब हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं कई बार, तो कंफ्यूजन ना हो इससे समरी यहां पहले ही दे देता हूं। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स। अगर एक फाइनेंशियल ईयर है तो FY पढ़ लेंगे, एक से ज्यादा है तो ब्रैकेट में S लगा दिया। तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ profits of previous financial years remaining undistributed, एंड के बाद मैंने एक डैश डाल दिया, जिससे कि अब मैं आगे दो केसेस बनाना चाहता हूं, तो इसे एक फ्लो चार्ट टाइप में बना लेते हैं। एंड के बाद मैंने कहा आप हो सकता है यहाँ तो यहाँ पर आ जाओ, इसे मैं बोल देता हूँ ये आपका केस नंबर 1 है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा ये आपका केस नंबर 2 है। तो एंड केस 1 रिटेन्ड, आपने इन्हें रिटेन किया हुआ है। अब रिटेन वर्ड किसके लिए आ रहा है? प्रॉफिट्स के लिए आ रहा है। तो जो प्रॉफिट्स हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के, वो प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स जो नहीं बांटे गए थे वो रिटेन्ड हैं। कहाँ पर रिटेन्ड हैं? रिटेन्ड इन P&L अकाउंट। ये आपका एक केस 1 हो गया। और अब कर लेते हैं ये आपका एक केस 2 हो जाएगा। केस 2 ऐसे बना लेते हैं, केस 2 को आप इस तरीके से पढ़ेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स। आपने ट्रांसफर कर दिया था इन्हें टू रिजर्व्स। तो ये आपका केस 2 हो गया। केस 1 हो गया डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिटेन्ड इन P&L अकाउंट। तो दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो गई हैं। अब अगर ये वाली पॉसिबिलिटी है तो क्या होगा और ये क्या होगा? हम कहेंगे सच प्रॉफिट्स, ये वाले जो प्रॉफिट्स हैं, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, कैन बी यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। आप इन्हें यूज कर सकते हो फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड विदाउट अट्रैक्टिंग रूल 3। तो जो भी बातें रूल 3 में लिखी हैं वो अट्रैक्ट नहीं होंगी, आपको रूल 3 को चेक करना ही नहीं होगा। ये आपके पास एक केस 1 का आंसर आ गया। अब केस 2 का आंसर लिखते हैं। ये वाले जो प्रॉफिट्स हैं, जो हमने प्रॉफिट्स ट्रांसफर कर दिए थे रिजर्व्स में, इन प्रॉफिट्स का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? तो हम कहेंगे सच प्रॉफिट्स
कैन बी यूज्ड फॉर declaration of dividend only in accordance with conditions contained in रूल 3। तो रूल 3 की शर्तों को पूरा करोगे तभी आप डिविडेंड डिक्लेयर कर पाओगे इन प्रॉफिट्स को यूज करके। कौन से प्रॉफिट्स? जो कि थे तो पिछले सालों के लेकिन ट्रांसफर हो चुके हैं टू द रिजर्व्स, और रिजर्व्स का मतलब मैंने आपको बता दिया है फ्री रिजर्व्स। अब एक काम और करते हैं, ये जो केस नंबर 2 है, ये केस 2 ही हमारे लिए थोड़ी दिक्कत की बात करता है, क्योंकि हमें इसमें रूल 3 को पढ़ना होता है। रूल 3 की हमें शर्तें पढ़नी होंगी, हमें इसमें 4 शर्तें पढ़ने को मिलेंगी, पर ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। पहले डिविडेंड का काफ़ी सारा कंसेप्ट कराऊंगा, इस रूल 3 को बिल्कुल बाद में कराऊंगा। बस तब तक ये बात याद रहनी चाहिए कि हमने बात पढ़ी है, जो जो प्रॉफिट्स प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के थे रिजर्व्स में ट्रांसफर हो चुके हैं, आप उन प्रॉफिट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर इस्तेमाल करने के लिए क्या चेक करोगे? रूल 3 की शर्तें पूरी हो, रूल 3 में दी गई जो लिमिट है उतना ही यूज कर सकते हो। लॉ मेकर्स ने ना वर्ड्स यूज किए हैं, और वो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हमें पढ़ने को मिलेंगे, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स। एक बार वर्ड्स को यूज किया है इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स। अब इन शब्दों को समझ लेते हैं। मैंने पूरा सेंटेंस नहीं बताया जो लॉ मेकर्स ने लिखा है, बस आपको ये वर्ड्स अलग से बता दिए, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स, इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स। ये वर्ड्स आपको समझाता हूं। मान लेते हैं जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, फिगर्स वाला एक एग्जाम्पल था हमारा, उन फिगर्स पर आते हैं जिससे कि चीज बहुत अच्छी क्लियर हो पाएगी। बिल्कुल, चलिए जी, ये वर्ड्स को मैंने यहां लिख दिया जो आपको समझाने हैं, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स, इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स। सपोज इस एग्जाम्पल को दिमाग में रखिएगा और सोचिएगा, 2019-20 हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है। इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको कुछ बातें बताई गई हैं। हमारे प्रॉफिट्स निल हैं, लॉसेस भी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट भी नहीं है। मान लीजिए क्या कोइंसिडेंस है, बिल्कुल जीरो आया, P&L पूरा टैली हो गया, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं बची, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। हमारे पास जो पिछले सालों के प्रॉफिट्स हैं, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं, ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स ट्रांसफर हो चुके हैं टू रिजर्व्स ₹100 करोड़। और मैंने आपको बताया कि कंडीशंस अगर आप चेक करो जो रूल 3 में दी गई हैं, तो उसमें से कंडीशंस फुलफिल होंगी ओनली 30 करोड़ रुपीस के लिए। तो आप 30 करोड़ से ज्यादा का डिविडेंड नहीं दे पा रहे हो एज पर रूल 3 की जो कंडीशंस हैं। ठीक हुई बात? चलिए जी, नाउ अब एक बात आती है, अगर बोला जाए हमें रिजर्व्स का इस्तेमाल करना क्यों पड़ रहा है, तो सिंपली अपने दिमाग में इस क्वेश्चन को लाइएगा, हमें क्यों यूज करना पड़ रहा है रूल 3 को? हम कहेंगे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम डिविडेंड तो देना चाहते हैं, पर डिविडेंड देने के लिए इस करंट फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट्स हैं ही नहीं, तो डिविडेंड कैसे दें? अगर हम चाहते हैं 10 करोड़ का डिविडेंड दें, चलिए इसे ऐसे देखिएगा, कंपनी को ऐसे बोला जाता है कि कंपनी चाहती है, मैक्सिमम डिविडेंड की बात भी नहीं करते। सपोज यहां मैं कहता हूं, ये वर्ड्स मुझे आपको समझाने, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स भी, इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स भी, तो डिविडेंड कंपनी इंटेंड्स टू, इसे ऐसे पढ़ लेते हैं, कंपनी चाहती है, तो कंपनी इंटेंड्स टू डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ ₹10 करोड़, बस 10 करोड़ का डिविडेंड देना चाहती है। 100 करोड़ रिजर्व्स में रखे हुए हैं। अब हम वर्ड्स क्या यूज करेंगे? मैं कहूंगा करंट फाइनेंशियल ईयर में तो प्रॉफिट्स हैं ही नहीं, ये वाले वर्ड्स फिट हो जाएंगे, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स हैं। और क्योंकि एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स हैं, इसीलिए आवश्यकता है कि हम रिजर्व्स का इस्तेमाल करें, और इसीलिए रिजर्व्स का इस्तेमाल करने के लिए शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। शर्तें कहाँ लिखी हुई हैं? रूल 3 में। तो हमें रूल 3 क्यों यूज करना पड़ रहा है? क्योंकि हम डिविडेंड देना चाहते हैं, लेकिन जो करंट फाइनेंशियल के हम प्रॉफिट्स को देखें तो प्रॉफिट्स नहीं है, हम कहेंगे एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स है। ये वर्ड शायद समझ में आ गए। तो क्योंकि कंपनी आप 10 करोड़ का डिविडेंड देना चाहते हो लेकिन एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स है, इससे आप ट्रांसफर जो कर चुके थे
प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट्स को टू द रिजर्व्स, आप इसे यूज करना चाहते हो। अब अगली सिचुएशन लेते हैं, मान लेते हैं बोला जाता है कि इस साल में प्रॉफिट्स हुए हैं पर वो प्रॉफिट्स बहुत बहुत कम हुए हैं, ये प्रॉफिट्स हुए हैं ओनली ₹1 करोड़, पर कंपनी चाहती है हम तो डिविडेंड देना चाहते हैं ₹10 करोड़ का। अब अगर आप 10 करोड़ का डिविडेंड देना चाहते हो तो कौन से वर्ड्स फिट होंगे? क्या मैं कहूंगा एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स है? मैं कहूंगा अब ये वर्ड्स फिट नहीं हो रहे। अब कौन से वर्ड्स फिट होंगे? हमारे प्रॉफिट्स हैं पर इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं, इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स है, क्योंकि 10 करोड़ का डिविडेंड देना चाहते हैं लेकिन 1 करोड़ के प्रॉफिट्स है, इनएडिक्वेसी है। क्या करें इनएडिक्वेसी के केस में? कोई दिक्कत नहीं, आप जो प्रॉफिट से ट्रांसफर टू रिजर्व्स उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। मैंने बोला कोशिश करिए, मैं ये नहीं कह सकता कि पक्का ये यूज हो पाएंगे, क्योंकि पहले आपको रूल 3 की शर्तें चेक करनी पड़ेंगी। अगर शर्तें पूरी हो गई और उससे मालूम चला कि ओनली 30 करोड़ ही यूज हो सकता है तो हम कहेंगे डिविडेंड आप 30 करोड़ तक का दे सकते हो, उससे ऊपर का नहीं दे पाओगे। तो हमें क्या देखना है कि हम कंडीशंस के मुताबिक कितना ट्रांसफर टू रिजर्व्स वाला अमाउंट यूज कर सकते हैं। ये वर्ड्स अब शायद समझ में आ गए होंगे। लॉ मेकर्स ने ये वर्ड्स यूज किए, उन्होंने कहा या तो होगी एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स वाली सिचुएशन या सिचुएशन होगी इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स की, इसीलिए आपको यूज करने की जरूरत होगी रूल 3 को, रूल 3 की कंडीशंस को पूरा करोगे। चलिए जी, अब रूल 3 की ये 4 शर्तें क्या हैं मैंने आपको अभी नहीं पढ़ानी, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। पहले आपको काफ़ी कंसेप्ट करवा दूं, बुक से भी पढ़ा दूं, उसके बाद में मैं आप लोगों को ये रूल 3 पर लेकर आऊँगा, उससे पहले रूल 3 पर नहीं लाऊंगा। अब एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को सेक्शन 123 पढ़ाऊंगा पर पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, ओनली वो कंसेप्ट को भी पढ़ाऊंगा जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं पिछली कुछ देर में। चलिए इन्हें पढ़ते हैं। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सबसे ज़्यादा कंसेप्ट्स हैं वो इस सेक्शन 123 में ही है। तो मेन सेक्शन डिविडेंड का कहलाता है 123। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय अ कंपनी फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर एक्सेप्ट। अब ये मेरा लिखने का तरीका हुआ, लॉ मेकर्स ने क्लॉज ए को नॉर्मल तरीके से लिखा था, मैंने इस क्लॉज ए के 2 हिस्से कर दिए। कह दीजिए मैं इसे हिस्सा कह देता हूँ पहला, ये हो गया दूसरा हिस्सा, और आगे वर्ड्स लिखे आउट ऑफ बोथ। ये आउट ऑफ बोथ किसके लिए आ रहे हैं? इस पहले हिस्से के लिए भी और इस दूसरे हिस्से के लिए भी। उसके बाद एक प्रोवाइजो आ रहा है, ये प्रोवाइजो किसके लिए आ रहा है ये जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ऑल दो मैं अभी इस प्रोवाइजो को आपको रखवाऊंगा पेंडिंग, मैं कहूँगा हम इस प्रोवाइजो को अभी नहीं पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ये क्लॉज बी को। अब किस तरीके से सेक्शन बना हुआ है अगर आप उसे देखें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी लॉ मेकर्स ने कहा वर्ड्स को लेते हैं, डिविडेंड, एक वर्ड डिविडेंड लिया, आगे एक वर्ड लिया डिक्लेयर्ड, बस और कुछ मत देखें। तो वर्ड्स चलिए, डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड, तो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा किसके द्वारा? किसी कंपनी के द्वारा। फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर, किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20, जैसे एग्जाम्पल्स मैंने अभी लिए थे। तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर था 1920 जो शुरू हुआ था 1/4/2019 को, और सपोजिंगली ये खत्म हो गया था 31/3/2020 को। तो डिविडेंड किसके लिए दिया जा रहा है? इस फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए दिया जा रहा है। पर ये डिविडेंड दिया कब जाएगा? 1920 में नहीं दिया जाएगा, उसके बाद दिया जाएगा कभी। सपोजिंगली 30/9/2020 को कोई एजीएम हुई जिसमें डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, तो हम कहेंगे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर, और मेरे एग्जांपल में फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20। अब आगे लिखा मिला, आप इसके लिए क्या यूज करोगे? तो वर्ड्स प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी को यूज करोगे। तो डिविडेंड आप किससे दे सकते हो? आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। मैं आपको कुछ शब्द पढ़वा रहा हूं सिंपल तरीके से। तो डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है किसी कंपनी द्वारा किसी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए, कैसे? आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। अब अगर मैं कहूं यहां पर दैट फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है? उस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स। तो मेरे एग्जाम्पल में उस फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होगा? मैं कहूंगा ये मतलब होगा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के ही प्रॉफिट्स को इस्तेमाल करो। इसी को हम नाम क्या दे देंगे? हम नाम दे देंगे करंट फाइनेंशियल ईयर। हम कह देंगे हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है जिसके लिए डिविडेंड दिया जा रहा है। आगे बताया ये प्रॉफिट्स कैसे होंगे? तो प्रॉफिट्स अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 123 सबसेक्शन 2। तो ये सिंपल सा सबसेक्शन है। 123 सबसेक्शन 2 में ज़्यादा कुछ लिखा मिलेगा ही नहीं, केवल लिखा मिलेगा शेड्यूल 2 के मुताबिक डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। काम करते हैं, इसे भी पढ़ लेते हैं लगे हाथों। 123 सबसेक्शन नंबर 2 पर आते हैं।
फॉर द पर्पजेज ऑफ सेक्शन 123(1)(a), अभी हम 123(1)(a) पढ़ रहे थे, डेप्रीसिएशन शेल बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 2। अगर हम कहें हमें काम की बात तो केवल एक मिली है शेड्यूल 2 के मुताबिक। अगर लॉ मेकर्स चाहते तो पता इसे कैसे सिंपल लिख सकते थे, यहीं लिख देते, अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रीसिएशन इन अकॉर्डेंस विद, आगे वर्ड्स ये ना लिखते द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 123(2), लिख देते शेड्यूल 2, तो भी बात सेम होती। खैर, अगर हम देखें ये जो क्लॉज ए लॉ मेकर्स ने लिखा है, हमने उसका पहला हिस्सा कर लिया। ये पहला हिस्सा है कि आप कौन से प्रॉफिट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, उसी फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स का इस्तेमाल कर रहे हो जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए डिविडेंड दिया जाना है। चलिए जी, अब देखते हैं आगे बोला और, इसका मतलब आप इस 1 को यूज ना करो, आप इस 2 को यूज कर सकते हो। 1 को यूज करो ही मत, अथवा। चलो जी, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, पहली लाइन देखिएगा बिल्कुल सेम है, मैंने लिखने का तरीका ये रखा जिससे आपको कोई फर्क जो फर्क है वो पता चल जाए। अगले लाइन में लिखा फॉर एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स, मैंने भी एग्जांपल लिया था कि करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से 60 करोड़ और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के प्रॉफिट से 200 करोड़, तो ये 200 करोड़ के प्रॉफिट्स को भी यूज कर सकते हैं। कीवर्ड्स याद रखिएगा, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स, ये वर्ड्स बिल्कुल वही आ गए सेम, अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 123 सबसेक्शन 2, कोई फर्क नहीं हुआ। चलिए जी, एंड रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो लॉजिकल सी बात है। अगर मान लो आपको बताया जाए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी के प्रॉफिट्स हुए थे ₹500 करोड़, लेकिन कंपनी इसमें से ₹300 करोड़ के प्रॉफिट्स बांट चुकी थी डिविडेंड के रूप में, तो रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड कितने हैं, ओनली ₹200 करोड़। अब हम करंट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में कितना यूज कर पाएंगे पुराने सालों के प्रॉफिट को, हम कहेंगे 500 करोड़ थोड़ी यूज कर पाएंगे, उसमें 300 करोड़ तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो बचे कितने हैं 200 करोड़। इससे लॉजिकल वर्ड्स हुए रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ये वर्ड्स मैं आप लोगों के साथ यूज करता था जब मैं कोई एग्जाम्पल लेता था। जब मैंने पहले एग्जाम्पल्स लिए थे उनमें भी मैंने आपको ये वर्ड्स लिख कर दिए थे, शायद आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब भी हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स को, तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में प्रीवियस ईयर के हम प्रॉफिट्स कौन से प्रॉफिट्स लेते हैं, जो होते हैं रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड। यस, ये मिल गया। जो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स हम जब भी बोलते हैं, हम कहते हैं प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स को देखो, वो प्रॉफिट्स जो हैं रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड। सेम वर्ड्स लॉ मेकर्स ने यहाँ पर यूज किए, रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अब एक बात आई, अगर मैं अपने एग्जाम्पल में फिट करूँ, उस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स मेरे एग्जाम्पल में कितने दिए गए थे, ₹60 करोड़ दिए गए थे फाइनेंशियल ईयर 19-20 के। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स कितने दिए गए थे, ये दिए गए थे 200 करोड़। क्या ये भी मुमकिन है कि कंपनी के हम तो दोनों को यूज करेंगे, उस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स को भी 2019-20 जिसके लिए डिविडेंड देना है, और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के प्रॉफिट्स भी, तो पक्का हमने तो दोनों को टोटल करके 200 करोड़ प्लस 60 करोड़ 260 करोड़ किया था, तो इसलिए लॉ मेकर्स ने वर्ड्स लिखे आउट ऑफ बोथ, तो आप बोथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं इस प्रोवाइजो को पेंडिंग रखते हैं, क्या जो मनी आपको मिलती है कंपनी फ्रॉम सीजी, फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, क्या आप उसे भी यूज कर सकते हो फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, हम कहेंगे बिल्कुल। तो आप सीजी द्वारा एसडी से मिले पैसे को भी यूज कर सकते हो। नाउ सीजी एसडी ने आपको पैसा दिया है किस लिए, फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन परसुएंस ऑफ अ गारंटी, तो इसका मतलब इन परसुएंस ऑफ का मतलब आप सिंपल शब्दों में कह सकते हो रीजन। सीजीएसडी आपको पैसा क्यों दे रहे हैं, इससे दे रहे हैं क्योंकि सीजीएसडी ने कोई गारंटी दी थी और उस गारंटी के तहत पैसा पे करना आपको जरूरी था सीजीएसडी का, इससे कंपनी आपको पैसा पे किया है गवर्नमेंट ने। चलिए जी, सो हमने ये सारी बात पढ़ ली। अब जो वर्ड्स मैंने आपको पहले पढ़वाए थे उसे मैंने कैसे पढ़वाया था, डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती हो तुम कंपनी किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए इन सोर्सेज से 1 और 2। अब हम इन्हें बोल देते हैं सोर्सेज ऑफ डिविडेंड हो गए। ये सोर्सेज वर्ड आ गया कि आप कौन से प्रॉफिट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, तो हमें सोर्सेज बता दिए गए। एक सोर्स हो गया करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स, एक सोर्स हो गया प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के प्रॉफिट्स, और हम कह सकते हैं दोनों भी इकट्ठा यूज कर सकते हो क्योंकि बोथ लिखा है। क्या सीजीएसडी वाला मिला पैसा भी यूज कर सकते हो, यस। तो ये सारे सोर्सेज हो गए। आप कह सकते हो सेक्शन 123(1) हमें क्या बताता है कि आप सोर्सेज क्या क्या यूज कर सकते हो फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब लॉ मेकर्स ने लैंग्वेज लिखे नेगेटिव, उन्होंने कहा कोई भी डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करोगे, कोई भी डिविडेंड पे नहीं करोगे कंपनी किसी फाइनेंशियल के लिए, एक्सेप्ट जब तक कि नहीं आप इन वाले प्रॉफिट्स का इस्तेमाल करो। तो मैं कहूंगा इसी सिचुएशन, इसी सेंटेंस को लिखना पॉसिबल था अगर आप नेगेटिव वर्ड नो भी ना लिखते तो एक्सेप्ट लिखने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब डिविडेंड देना, पे करना, डिक्लेयर करना मुमकिन है इस सोर्स 1 से, करंट ईयर प्रॉफिट से,
इससे भी मुमकिन है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से, दोनों को यूज करो ये भी मुमकिन है, सीजीएसजी द्वारा मनी जो दी गई है उसको यूज करो ये भी मुमकिन है। अब मैंने आपको सबसेक्शन नंबर 1 करवा दिया है, इसमें ओनली पेंडिंग रखा है एक प्रोवाइजो, इसे बाद में पढ़ेंगे। आगे आते हैं, फर्स्ट प्रोवाइजो को पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी में बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड इन एनी फाइनेंशियल ईयर ट्रांसफर कर सकते हो सच परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट्स फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर एज इट मे कंसिडर अप्रोप्रिएट टू द रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। अब अगर आप ट्रांसफर वर्ड को देखोगे तो इस ट्रांसफर के साथ इन वर्ड्स को देखना, ट्रांसफर टू, आपको सेंटेंस अब ऐसे पढ़ लेना चाहिए। तो कंपनी आप क्या कर सकते हो, आप ट्रांसफर कर सकते हो, किस चीज का ट्रांसफर, ऑफ इट्स प्रॉफिट्स। तो आप ट्रांसफर कर रहे हो अपने प्रॉफिट्स को कहां पर, टू द रिजर्व्स। कितना परसेंटेज ट्रांसफर करो, हमने वर्ड्स यहां क्या बोले हैं, एज इट मे कंसिडर अप्रोप्रिएट। इसका मतलब क्या लॉ मेकर्स आपको कोई लिमिट बता रहे हैं, मिनिमम इतना या मैक्सिमम इतना? बिल्कुल नहीं, ना परसेंटेज ना ही कोई एब्सोल्यूट। तुम कहेंगे इससे मैं मालूम चला ये कंप्लीट डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी हो गई। तो आप जितना भी कंपनी करना चाहो ट्रांसफर करो, अगर आप करना चाहो ही ना, आप कहो जी हम तो ट्रांसफर करेंगे ही नहीं रिजर्व्स में, तो ना ट्रांसफर करो। तो कंप्लीट डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी है कि वो कितना ट्रांसफर करे कितना ट्रांसफर ना करे। कंपनी के बिहाफ पर अगर हमें बोला जाए यहाँ कंपनी के बिहाफ पर कौन डिसीजन मेकिंग करेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहेंगे हम डिसाइड करते हैं हम कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। यहाँ मैंने जब आपको एग्जांपल दिया था तो एग्जांपल में कुछ ऐसी चीज को डिस्कस किया था कि 60 करोड़ का हमारा प्रॉफिट था, मैंने ऐसी सिचुएशन ली थी, 60 करोड़ के प्रॉफिट में से 40 करोड़ का डिविडेंड दिया जा रहा था, तो 20 करोड़ रुपीस आपके पास बच रहे थे करंट ईयर प्रॉफिट्स के। आप चाहो तो 20 के 20 कर दो, कम कर दो, हो सकता है आप निल करो, तो जितना आप ठीक समझो उतना ट्रांसफर करो, लॉ आपको परमिट कर रहा है। तो हमने कहा कंप्लीट डिस्क्रिशन है कंपनी की, इसी को हम कह सकते हैं मैंडेटरी नहीं है। क्या आज के डेट में ट्रांसफर करना प्रॉफिट्स का टू रिजर्व्स मैंडेटरी है? हम कहेंगे नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। चलिए जी, आ जाते हैं इसके आगे सेकंड प्रोवाइजो। ये सेकंड प्रोवाइजो भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर ओइंग टू, अब ओइंग टू इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, इनका मतलब है बाय रीजन ऑफ। तो वजह क्या है, वजह है इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स। ऑफ प्रॉफिट्स को ऐसे पढ़ लीजिएगा, इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये दो सिचुएशंस हैं, मैंने ये दोनों ही केसेस आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। मैंने इन्हें डिस्कस इस तरीके से किया था कि हो सकता है करंट फाइनेंशियल ईयर में आपका 1 रुपए का भी कोई भी प्रॉफिट नहीं आया है, लेकिन कंपनी आप चाहते हो कि आप डिविडेंड दो, कितने रुपीस का डिविडेंड दो, 10 करोड़ का दो। तो 10 करोड़ का आप डिविडेंड देना चाहते हो, कंपनी इंटेंड्स टू डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ रुपीस 10 करोड़। अभी जो यहाँ लिखा है उसको देख लेते हैं, 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, अब 9 करोड़ रुपीस कम है आपके पास, इसीलिए क्या आप पास्ट ईयर्स के, प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट्स का इस्तेमाल कर सकते हो? हम कहेंगे बिल्कुल। अगर ये प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स हैं तो भी आप इनका यूज कर सकते हो, पर कब? अगर आप गवर्नमेंट द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स हैं उनका कंप्लायंस करो। और गवर्नमेंट द्वारा जो हैं रूल्स प्रिस्क्राइब, उसमें कौन सा रूल आता है? रूल नंबर 3 आता है। दूसरी सिचुएशन, अगर ये मान लेते हैं रुपीस 1 करोड़ नहीं होता, ये प्रॉफिट्स होते निल, तब हम वर्ड्स क्या यूज करते? हम कहते हैं ये इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स नहीं है, अब एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स है। चलिए जी, सो एक वर्ड्स यूज किए हमने, इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स, एक बार हमने यूज किया एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स। ये सारे हमारे लिए कीवर्ड्स हो गए, इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर। मेरे एग्जांपल में अगर रखें, मेरे एग्जांपल में एनी फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, तो किस फाइनेंशियल ईयर में हमें प्रॉफिट्स कम हुए? 2019-20 में। तो मेरे एग्जांपल में हो गया 2019-20 है, जिस फाइनेंशियल ईयर में हमारे प्रॉफिट्स बहुत कम हैं, 1 करोड़ है, जबकि 10 करोड़ का हम डिविडेंड देना चाहते हैं, या फिर एब्सेंस है, 0 है, जबकि हम 10 करोड़ का डिविडेंड देना चाहते हैं, ये वजह है। तब आगे लिखा गया एनी कंपनी प्रपोजेस टू डिक्लेयर डिविडेंड, पर आप कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो। मेरे एग्जांपल में कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते थे आप? डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते थे रुपीस 10 करोड़, जबकि जो प्रॉफिट से इनएडिक्वेट थे क्योंकि रुपीस 1 करोड़ थे या फिर 0 थे। और ये प्रॉफिट्स अब आप क्या यूज करोगे? रिजर्व्स को यूज करोगे। रिजर्व्स के लिए वर्ड्स क्या लिखे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अर्नड बाय इट का मतलब कंपनी। तो कंपनी जो तुमने प्रॉफिट्स अर्न किए थे इन प्रीवियस ईयर्स,
एंड ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी टू द फ्री रिजर्व्स। मैं आपको फ्री रिजर्व्स वर्ड्स भी बता चुका हूं। जब भी मैं बोल रहा हूं यहां पर रिजर्व्स पढ़ाते वक्त, तो मैंने आप लोगों को बोला था ये रिजर्व्स का मतलब होगा फ्री रिजर्व्स। तो कंपनी ये प्रॉफिट्स तुमने रिटेन नहीं किए हुए हैं इन P&L अकाउंट, तुम इन्हें ट्रांसफर कर चुके हो टू द रिजर्व्स। अब इन्हीं रिजर्व्स का इस्तेमाल करना चाहती हो। लॉ मेकर्स ने इसे कैसे लिखा, उन्होंने कहा ये वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, जुड़ गए हैं ये प्रॉफिट्स, ये जुड़ गए हैं प्रॉफिट्स जो कंपनी तुमने अर्न किए थे। अर्न कब किए थे, प्रीवियस ईयर्स में, और जुड़ के हो गए हैं क्योंकि तुमने इन्हें ट्रांसफर कर दिया था फ्री रिजर्व्स में। ये फ्री रिजर्व्स का पार्ट है। सच डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड शैल नॉट बी मेड। तो ये 10 करोड़ का डिविडेंड जो आप चाहते हो कंपनी देना, ये तुम नहीं दे पाओगी। अब आगे लिखा, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ। अगर हमसे कोई पूछे ये सच रूल्स कौन से हैं, हम कहेंगे इनका नाम क्या है, इनका नाम है कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड ब्रैकेट क्लोज रूल्स 2014। मैंने तो देखिए भाई शॉर्ट में लिख दिया, कंपनीज पूरा वर्ड लिखा जाएगा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होगा, ब्रैकेट में वर्ड्स लिखे जाएंगे डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, फिर रूल्स लिखोगे, कॉमा लगाओगे 2014। इसमें कौन से रूल में हमें सारी बातें पढ़ने को मिलेंगी, रूल नंबर 3 में कितनी बातें पढ़ने को मिलेंगी, 4 कंडीशंस मिलेंगी। तो अब इसका कंक्लूजन क्या निकला इस सेकंड प्रोवाइजो का, सेकंड प्रोवाइजो का कंक्लूजन निकला, कंपनी आप यूज करना चाहते हो पुराने सालों प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के अर्न किए गए प्रॉफिट्स को, पर वो प्रॉफिट्स ट्रांसफर हो चुके हैं रिजर्व्स में, तो आप यूज तो कर सकते हो रिजर्व्स वाले अमाउंट को, पर उसे यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब जो रूल्स हैं उनका कंप्लायंस करना होगा, और वो है रूल नंबर 3। वर्ड्स हम यहाँ यूज करेंगे इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स है या फिर एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स है। क्यों ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर में या तो प्रॉफिट्स नहीं हुए तो एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स है, या करंट फाइनेंशियल में प्रॉफिट्स हुए पर वो बहुत बहुत कम है, उतने नहीं है जितना हम डिविडेंड देना चाहते हैं, इसलिए इनएडिक्वेसी है। चलिए नाउ अब आते हैं आगे, थर्ड प्रोवाइजो को पढ़ते हैं। Provided also that no dividend shall be declared or paid by a company from its reserves other than free reserves। ये क्लैरिफिकेशन दे दी, जब भी आप डिविडेंड देना चाहोगे कंपनी, तो डिविडेंड दोगे कौन से रिजर्व से, ओनली फ्री रिजर्व से, क्योंकि यहाँ नेगेटिव वर्ड यूज किया गया, नो डिविडेंड, नहीं दोगे ऐसे रिजर्व से जो कि फ्री रिजर्व्स नहीं है। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ, फ्री रिजर्व से आप डिविडेंड दे सकते हो, जो रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है उससे आप डिविडेंड नहीं दे सकते। अब अगर हमें बोला जाए कुछ 1-2 एग्जांपल्स दो जो ऐसे रिजर्व्स हैं जो कि फ्री रिजर्व्स नहीं कहलाते, नॉट फ्री, हमें ऐसे 1-2 एग्जांपल्स देने की बात अगर कही जाए, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सिंपल, सपोजिंगली बात की जाती है रिवैल्यूएशन रिजर्व। आपने क्या किया, अपने किसी असेट को रिवैल्यू किया, और रिवैल्यू करके कहा ये बैलेंस शीट में दिखता है, सपोज लैंड एंड बिल्डिंग है 10 करोड़ की, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू है 25 करोड़, तो बैलेंस शीट की वैल्यू को 10 करोड़ से बढ़ा के कर दिया 25 करोड़, और जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है वहां पर आप एक रिवैल्यूएशन रिजर्व ले आए 15 करोड़ का, और आप कहते हो देखो जी प्रॉफिट हो गया 15 करोड़ का। हम कहें रियलाइज थोड़ा ही हुआ, आपने लैंड एंड बिल्डिंग बेची थोड़ी है, रिवैल्यू करके आप कहते हो रिवैल्यूएशन रिजर्व बन गया, तो क्या ये फ्री रिजर्व है, बिल्कुल नहीं। अगली बात, आपने कोई सिंकिंग फंड बनाया हुआ है, मान लेते हैं किसी लायबिलिटी को पे करने के लिए, तो क्या ये सिंकिंग फंड कोई फ्री रिजर्व है, बिल्कुल नहीं है। सपोजिंगली आपने बनाया हुआ है कोई कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, CRR जिसे बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन किया तो ये बनाया गया, या बायबैक किया शेयर्स का तो ये बनाया गया, ये भी फ्री रिजर्व नहीं है। तो ये सब पढ़ी हुई चीज़ें हैं, ऐसे कई एग्जांपल्स हो सकते हैं जब रिजर्व्स फ्री रिजर्व्स नहीं है। क्या ऐसे रिजर्व्स जो फ्री रिजर्व्स नहीं हैं, क्या इन्हें आप यूज़ कर पाओगे फॉर डिक्लेरेशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, कैन नॉट बी यूज फॉर डिक्लेरेशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो डिक्लेरेशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए ये वाले रिजर्व्स यूज नहीं होंगे, क्योंकि कौन से रिजर्व्स यूज होंगे, ओनली होंगे फ्री रिजर्व्स। तो लॉ मेकर्स ने नेगेटिव लैंग्वेज यूज किया, उन्होंने कहा जो रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है उसका इस्तेमाल नहीं करोगे फॉर डिक्लेरेशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। चलिए आगे पढ़ते हैं, फोर्थ प्रोवाइजो एंड द लास्ट प्रोवाइजो, सबसेक्शन 1 यहाँ खत्म हो जाएगा। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो कंपनी शेल डिक्लेयर डिविडेंड, फिर से नेगेटिव लैंग्वेज है, ऐसा नहीं करोगे कंपनी को, तो आप कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करोगे अनलेस कैरिड ओवर प्रीवियस लॉसेज एंड डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड इन प्रीवियस ईयर और ईयर्स आर सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द करंट ईयर। मैं अगर इसमें आपको अपने दिए हुए एग्जांपल्स को याद दिलाऊं, तो
तो हमने यहाँ पर एग्जांपल्स कुछ ऐसे लिए थे कि पिछले साल का आपका कोई डेप्रिसिएशन था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का 10 करोड़ का, करंट फाइनेंशियल ईयर में 90 करोड़ का आपका प्रॉफिट था, आप 90 करोड़ का डिविडेंड देना चाहते थे, नहीं दे पाओगे क्योंकि हम कहेंगे ये कैरिड ओवर डेप्रिसिएशन है, आपने इसे कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया था, अब आप इसे माइनस करो, माइनस करने को बोल दिया सेट ऑफ करो। तो अब ये वर्ड्स फिट हो जाएंगे यहाँ पर। हम कहेंगे मेरे इस एग्जाम्पल में ये कैरिड ओवर प्रीवियस ईयर का क्या है, डेप्रिसिएशन है। मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिखाया ये तो डेप्रिसिएशन था, ये डेप्रिसिएशन का आपने पिछले साल प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में प्रोवाइड किया था या नहीं किया था, नहीं किया था, नॉट प्रोवाइडेड इन द प्रीवियस ईयर और ईयर्स। अब इसे क्या करोगे, सेट ऑफ करोगे, मींस माइनस करोगे। किस में से माइनस करोगे, अगेंस्ट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से माइनस करो, अब जो बैलेंस बचेगा तभी डिविडेंड दे सकते हो। अब आते हैं एक और एग्जांपल भी लॉस का लिया था। अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में लॉस था सपोज 20 करोड़ का और प्रॉफिट था 50 करोड़, तो लॉस को माइनस करना था, यहां पर ये वर्ड लॉस आ जाएगा, तो कैरिड ओवर प्रीवियस लॉसेस आ गया। तो पिछले साल के लॉसेस, पिछले साल के डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, उसी के बाद हम कहेंगे आप डिक्लेयर कर पाओगे डिविडेंड को। चलिए जी, अब तो मैंने यहाँ बहुत सारे वर्ड्स को मार्क कर दिया, सारे वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम कहते हैं ओनली जो बहुत खास वर्ड्स हैं उनको मैं रखता हूं एज कीवर्ड्स। जो भी आपके कैरिड ओवर प्रीवियस लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन है उन्हें आप क्या करो, सेट ऑफ करो, किससे, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी से, बस इतना सफिशिएंट है। सेट ऑफ करने का मतलब डिडक्ट करो, किसमें से, प्रॉफिट्स, ऑब्वियसली प्रॉफिट्स करंट फाइनेंशियल ईयर के होंगे, और किस चीज को माइनस करो, दो चीजों को, ये होंगे या तो प्रीवियस ईयर के लॉसेज या ये होंगे प्रीवियस ईयर के डेप्रिसिएशन। चलिए शेड्यूल 2 के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नाउ अभी आगे की जो बात है मैंने आपको बताया था सबसेक्शन 3 में हम पढ़ेंगे इंटरिम डिविडेंड, पर ये मैं आपको बहुत बाद में करवाऊंगा। मैंने आज आपको इंटरिम डिविडेंड का ओनली एक इंट्रोडक्शन देना था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिनकी पावर है कि वो डिक्लेयर करते हैं इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड के लिए मेंबर्स को कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करना होता, मेंबर्स डिक्लेयर नहीं करते इंटरिम डिविडेंड, बस हमें इतना जानना था। नाउ अब आगे के सबसेक्शंस को भी नहीं करते, इस क्लास में इतना ही कंसेप्ट करते हैं, इसे अच्छे से रिवाइज करिएगा जिससे अगली क्लास और अच्छी समझ में आए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।